चैप्टर 1761 टू 1770। तथाकथित आकाशीय क्षेत्र मनुष्य और प्रकृति की एकता का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दिव्य क्षेत्र या राजा क्षेत्र के बीच कोई अंतर नहीं है। द ग्रेट फर्मामेंट सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने कहा, किंग टियर पहले से ही इस क्षेत्र की सीमा है। कोई भी उच्च एक अवर्णनीय क्षेत्र होगा। इसे रहस्यमय कहा जाता है और यह सबसे रहस्यमय स्थिति है। इस क्षेत्र में आपको वास्तव में जीवन और मृत्यु को छूना है। इस क्षेत्र में जो कोई भी अधिक जीवन और मृत्यु को समझ सकता है, वह दुनिया की शक्ति को छूने में सक्षम होगा। यदि आप रहस्यमय क्षेत्र को समाप्त कर सकते हैं, तो आप रसातल दानव भगवान की तरह दावपुष्टि क्षेत्र के रैंक में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। ताई कैंग सील की भावना ने कहा, हालांकि यह करीब लगता है, आपके और रसातल दानव भगवान के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना बड़ा है। इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें अनगिनत साल लगे। उस पर आपका एकमात्र लाभ यह है कि आपके पास यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण है। यहाँ तक सूर्य राजा के काल में भी यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण अभी भी एक प्रसिद्ध खजाना था। उस समय प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर हमला करने वाले एक दानव भगवान के हाथ में यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण था। प्राचीन बेरेंस कबीले को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यिन यांग जीवन और मृत्यु के चित्रण के गायब होने के बाद प्राचीन बेरेंस कुलों ने स्थिति को पलट दिया। यिन यांग जीवन और मृत्यु के चित्रण में जीवन और मृत्यु के रहस्य समाहित हैं। जब तक आप इसे समझ सकते हैं, आप दाव पुष्टिकरण क्षेत्र के रैंक में प्रवेश करेंगे और रसातल दानव भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। ताई कैंग सील की आत्मा ने कहा, लेकिन मुझे जो चिंता है वह समय की कमी है। हालांकि यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण में जीवन और मृत्यु के रहस्य शामिल हैं, मेरे पास इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसका अधिकांश भाग रसातल दानव भगवान के हाथों में है। यही असली समस्या है। ये जिवेन ने चिंतित होकर कहा, क्या रसातल दानव भगवान दाव की पुष्टि के दायरे से केवल एक कदम दूर नहीं है? एक बार जब वह ऐसा कर लेता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मौजूदा दुनिया में मुझे डर है कि ऐसा कोई नहीं है जो रसातल दानव भगवान को रोक सके। एक बार जब वह सही मायने में अपने ताव को साबित कर देता है, चाहे वह उजाड़ युग हो या दानव दुनिया, दोनों दुनिया उसके नियंत्रण में होगी। दोनों दुनियाओं के भाग्य और शक्ति को इकट्ठा करके वह पीएलएस सम्राट के दायरे में कदम रखने में भी सक्षम हो सकता है। उस समय वास्तव में उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यदि आप उसे रोकना चाहते हैं तो आप केवल उससे तेज हो सकते हैं, धीमे नहीं। सच में आपके पास और कोई चारा नहीं है। ये शिवेन के चेहरे पर एक गरिमापूर्ण भाव था। कोई नहीं जानता था कि भविष्य क्या होगा, हालांकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। अधिक से अधिक मैं विभिन्न जातियों और शैतानों को धोखा देने के लिए केवल कुछ भ्रम पैदा कर सकता हूँ। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकट होना असंभव है, अन्यथा यह बहुत संभव है कि मुझे देखा जाएगा। एक बार जब मैं देख लेता हूं तो मानव जाति पर आफत आएगी। इस बात को भलीभांति समझ लेना चाहिए। आप केवल हर चीज के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं। ताई कैंग सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने कहा, कोई बात नहीं, मैं प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड से लौटने के बाद तुरंत बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश करूंगा। ये जिवेन ने कहा, हालांकि संबद्ध बलों के गठन के संबंध में कई मामले होंगे, ये फैन इन मामलों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसे केवल एक निवारक शक्ति के रूप में सेवा करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा इन तुच्छ मामलों की तुलना में गहन क्षेत्र और गहन जीवन क्षेत्र में ये जिवेन की सफलता मानव जाति के लिए सबसे बड़ी गारंटी थी। ये परिवार और पूरी मानव जाति के पास इस समय केवल 2 किंग रैंक के विशेषज्ञ थे। विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए तू फैन को पीछे रहना पड़ा, इसलिए वह नहीं जा सका। इसलिए ये जिवेन अकेले ही ये परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकती थी। वह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में मानव जाति का प्रतिनिधित्व करेगा। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड। ये जिवेन ने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के बारे में सोचते हुए अपने शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित महसूस की। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड अतीत में ये जिवेन के लिए एक पौराणिक स्थान था। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वह पैर रख सके। हालांकि अब वह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में जा रहा था। वह मानव जाति के बड़े शॉट्स में से एक था, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में जाने की योग्यता थी। मेरा इंतजार करना, वह चुपचाप अपने दिल में चिल्लाया। संपूर्ण प्राचीन उजाड़ में सबसे गर्म विषय प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के राजकुमार की शादी के अलावा मित्र देशों की सेना का गठन था। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के राजकुमार की शादी विभिन्न जातियों के लिए महज एक बहाना थी। यह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड का केवल एक आंतरिक मामला था, इसलिए यह उनके बारे में बात करने की जगह नहीं थी। हालांकि यह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड को देखने के लिए विभिन्न जातियों के लिए सबसे अच्छा अवसर भी था। प्राचीन फीनिक्स दुनिया विभिन्न नस्लों के लिए हमेशा एक बहुत ही रहस्यमयी जगह रही है। वास्तव में बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए। वे केवल प्राचीन पुस्तकों और अभिलेखों से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते थे। हालांकि यह जानकारी प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की इस रहस्यमय दुनिया को समझने में बहुत मदद नहीं करेगी। प्राचीन फीनिक्स विश्व प्राचीन वीरानी से पीछे हट गया था। यह स्वस्थ होने के लिए प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में पीछे हट गया था।
इसलिए कोई नहीं जानता था कि वर्षों में यह किस हद तक विकसित हुआ है। प्राचीन वीरानी की विभिन्न जातियां न केवल शैतान जाति के विकास से डरती थीं, वे फीनिक्स रेस के प्रति भी बेहद सतर्क थे, जो प्राचीन वीरानी पर फिर से शासन करने के लिए प्राचीन वीरानी में लौटना नहीं भूले थे। हालांकि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड प्राचीन वीरानी की तुलना में हमेशा एक स्वतंत्र दुनिया रही है। अनगिनत साल पहले से यह फीनिक्स रेस का क्षेत्र रहा है। अब कोई नहीं जानता था कि यह किस हद तक विकसित हो गया था या इसमें किस प्रकार की शक्ति थी। इसलिए विभिन्न नस्लें प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहती थीं। सभी की मौन समझ थी। वास्तव में यहाँ तक प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड भी इससे अनभिज्ञ नहीं था। हालांकि सभी को यह नहीं पता था कि एंशिएंट फीनिक्स वर्ल्ड ने इतने सालों तक इसे छुपाए रखने के बाद इसे सार्वजनिक करने का फैसला क्यों किया था। हालांकि चाहे सभी के पास किसी भी तरह के विचार हों, फिर भी वे पैकअप करते थे और प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की ओर भागते थे। यह एक खास दुनिया थी। हालांकि विभिन्न प्रमुख बलों के नेताओं ने कोई नियुक्ति नहीं की थी, लेकिन वे सभी उसी दिन प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में समारोह देखने के लिए गए थे। इस समारोह के लिए प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड ने विशेष रूप से प्राचीन वीरानी में एक स्थानिक मार्ग खोला था। मूल रूप से कोई नहीं जानता था कि प्राचीन फीनिक्स दुनिया और प्राचीन वीरानी के बीच का मार्ग कहाँ था। इसलिए केवल प्राचीन फीनिक्स दुनिया के विशेषज्ञ ही प्राचीन वीरानी की ओर जा सकते थे। हालांकि प्राचीन उजाड़ के विशेषज्ञ प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की ओर नहीं जा सके। शून्य की गहराई में एक अतुलनीय विशाल द्वार दिखाई दिया। दरवाजे से एक अतुलनीय रहस्यमय आभा निकली, जिससे लोग कांप उठे। दरवाजे के बाहर शक्तिशाली आभा वाले विशेषज्ञों के एक समूह ने दरवाजे पर पहरा दिया। वे आने जाने वाले लोगों को ऐसे घूरते थे जैसे बाघ अपने शिकार को देखता हो। इस समय विभिन्न प्रमुख बलों के प्रतिनिधि गुप्त रूप से चौंक गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शक्तिशाली प्रभामंडल वाले विशेषज्ञों के इस समूह में सबसे कमजोर स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ था। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र का एक विशेषज्ञ एक मार्क्विस या शाही परिवार का प्रमुख होने के लिए पर्याप्त नहीं था, यह एक साधारण बल में एक क्षेत्र का प्रमुख होने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वे अब दरवाजे के पहरेदार बन गए थे। इस तरह की ताकत को अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला कहा जा सकता है। क्या प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड जानबूझकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, या उनकी ताकत वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई थी? सभी अविश्वास में आपस में चर्चा कर रहे थे। स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह को दरवाजे के रक्षक के रूप में उपयोग करने का साहस करने के लिए प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड को छोटा नहीं कहा जा सकता। जिस बात ने सभी को और भी हैरान कर दिया वह यह थी कि स्वर्ग क्षेत्र के इन विशेषज्ञों के अलावा वास्तव में किंग डिवीजन का एक विशेषज्ञ भी था। इसने अनगिनत लोगों को पूरी तरह अवाक कर दिया। असाधारण, यह थोड़ा बहुत असाधारण था। उड़ाव क्या था? यह एक विलक्षण था। हालांकि इसने विभिन्न नस्लों के प्रतिनिधियों को एक बात के बारे में और भी निश्चित बना दिया, और वह यह था कि इसे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड द्वारा विशेष रूप से विभिन्न जातियों को डराने के लिए भेजा जाना चाहिए। अन्यथा भले ही प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की ताकत अतुलनीय रूप से अत्याचारी थी, यह उस हद तक नहीं होगी जहां वे किंग डिवीजन के एक विशेषज्ञ को दरवाजे की रखवाली कर सकते थे। यदि उनके पास वास्तव में इतनी ताकत होती तो वे पूरी तरह से प्राचीन जंगल में अपना रास्ता मार सकते थे, और फिर विभिन्न जातियों का सफाया करने के बाद वे दानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। यह सोचकर विभिन्न जातियों के जानकार भी निश्चिंत हो गए। फिर भी उनके हृदय अभी भी अतुलनीय रूप से शांत थे। भले ही यह जानबूझकर किया गया हो, किंग डिवीजन के एक विशेषज्ञ को आकस्मिक रूप से भेजने में सक्षम होने के लिए प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की ताकत की गहराई अभी भी हर किसी की अपेक्षाओं से अधिक थी। ये शिवेन सहित हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। हालांकि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड वर्तमान में विभिन्न जातियों का सहयोगी था, कभी कभी ये स्लीपवॉकिंग आसानी से लोगों को अच्छी नींद लेने में भी सक्षम नहीं कर सकता था। ये जिवेन, देखो, ये जिवेन यहाँ है। ये जिवेन के आगमन ने वास्तव में विभिन्न जातियों के विशेषज्ञों के बीच खलबली मचा दी थी। इस अवधि के दौरान जैसा कि राजा ताई कैंग का मामला किण्वित हो गया था, ये जिवेन, जो राजा ताई कैंग के शिष्य होने की संभावना थी, वह भी हर किसी की नज़र में एक सुगंधित केक बन गया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह दुनिया के दूसरे सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। इसके अलावा ये जिवेन ने असेंबली ऑफ 1000 रेस के दौरान अपने अजेय कौशल का प्रदर्शन किया था, किंग डिवीजन के 7 विशेषज्ञों को लगातार मार डाला था। उन्हें वर्तमान प्राचीन जंगल का सबसे मजबूत विशेषज्ञ कहा जा सकता है, जिसके बारे में हर कोई जानता है। हाँ, इस अवधि के बाद वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सबसे मजबूत विशेषज्ञ की उपाधि को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। यह वास्तव में वह है। इस समय मैंने उससे मानव जाति को छोड़ने और यहाँ प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। 1000 दौड़ की सभा के बाद वह पहले ही गायब हो गया था और अब उसे ढूंढा नहीं जा सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी यहाँ दिखाई दिया। इसमें इतना अजीब क्या है? अब वह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जब तक प्राचीन फीनिक्स दुनिया अंधी नहीं है, तब तक उसे निमंत्रित लोगों में से एक होना चाहिए। किसी ने तिरस्कारपूर्वक कहा।
उसकी आभा तो देखो, मैं भी उसके आर पार नहीं देख सकता। उन्होंने पूरी तरह से किंग डिवीजन में कदम रख दिया है। मैं वास्तव में इसकी कल्पना नहीं कर सकता। वह केवल कुछ 100 साल का है। भले ही हमने किंग डिवीजन में कदम रखा हो, हम उस समय पहले से ही हजारों साल के होंगे। हमने उससे 10 गुना अधिक समय बिताया। मैं बस हमारे बीच की खाई पर विश्वास नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। शायद बड़ी आपदा आ गई है। युवा पीढ़ी के वे विशेषज्ञ पिछले वाले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। ये ज़िवेन उनमें से सिर्फ एक है। ये फैन ऑफ द ये क्लान, एवया ऑफ द सी क्लैन, ये वूडी ऑफ द डेमन क्लान और कई अन्य छिपे हुए विशेषज्ञ। संख्या बस अकल्पनीय है, क्या ऐसा नहीं है? विशेष रूप से ये वंश उन्होंने वास्तव में 2 किंग डिवीजन विशेषज्ञों को एक पंक्ति में तैयार किया है। भविष्य में उनके पास रॉयल क्लान बनने की इच्छा रखने का अवसर भी हो सकता है। प्राचीन समय में प्रमुख कुलों पर स्वाभाविक रूप से मानव कबीले, दानव कबीले, समुद्री कबीले और 100 कुलों के गठबंधन का प्रभुत्व था। सत्ता का दूसरा स्तर ग्रेट फुटेड ग्रुप के रॉयल कुलों का था। तब यह मानव जाति के 28 महान कुलों की तरह सत्ता का दूसरा स्तर था। उनमें से शाही वंश वे थे जिन्हें वास्तव में शीर्ष पर स्थान दिया जा सकता था। यही कारण भी था कि एक शिवेन ने लगातार 3 कुलों को जड़ से उखाड़ा था। उनमें से 2 शाही कबीले थे। ये कबीले अक्सर विभिन्न कुलों के शीर्ष बल होते थे। वे विभिन्न कुलों के स्तंभ थे। उनकी नींव गहरी थी और उन्हें तोड़ना बिल्कुल मुश्किल था। भले ही दानव कबीले शाही कबीले को तोड़ना चाहते थे, उन्हें गद्दार वान कबीले पर निर्भर रहना पड़ता था। अन्यथा कोई मौका ही नहीं होगा। यही वजह भी रही कि हर कोई हैरान रह गया। उनमें से कौन सा शाही वंश कई वर्षों तक नहीं लड़ा और समय की लंबी नदी में मजबूती से खड़ा रहा, इससे पहले कि वे अंततः शाही कुलों की श्रेणी में प्रवेश कर सकें। अब सिर्फ ये ज़िवेन पर भरोसा करके हर कोई पहले से ही इस तरह का मूल्यांकन कर चुका था। यह दिखाने के लिए काफी था कि विभिन्न कुलों से एक शिवेन का मूल्यांकन कितना ऊंचा था। हालांकि भीड़ ज्यादा देर तक नहीं रुकी। जल्द ही वे सीधे मार्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उनकी पहचान की जांच करने के बाद उन्हें जल्दी से प्रवेश करने दिया गया। ये ज़िवेन भीड़ में घुल मिल गई और सीधे उनके पीछे हो ली। उन्होंने भीड़ के मूल्यांकन पर कोई टिप्पणी नहीं की। वास्तव में उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। अन्य लोग इस बारे में स्पष्ट नहीं थे, इसलिए ऐसी गलतफहमी हुई। उनकी राय में जो वास्तव में उनके ध्यान के योग्य था, वह केवल ये ज़िवेन ही नहीं था। ये ज़िवेन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके लिए एक कबीले को शाही कुलों के स्तर पर लाना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक शाही कबीला बनने के लिए एक गहरी नींव और ताकत होने के अलावा, जो अब तक अन्य कुलीन कुलों को पार कर गया था, एक और छिपी हुई शर्त थी, और वह थी एक राजा स्तर का बिजली घर। अन्यथा इसे रॉयल कबीले के रूप में नहीं माना जा सकता था। अन्य कुलों के लिए भी यही था। केवल एक बिजली घर जिसके पास एक राजा स्तर का बिजली घर था, वह शाही कबीले कहलाने के योग्य होगा। वास्तव में एक शाही कबीला बनने के बाद ही वे अमर विरासत कहलाने के योग्य होंगे। केवल एक अमर विरासत ही शाही वंश कहलाने के योग्य होगी। ताज पहनने के लिए भार तो उठाना ही पड़ता है। स्वयं सहित वर्तमान ये क्लान ऐसा करने के योग्य होने से बहुत दूर था। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि राजा ताई कांग उसके पीछे खड़ा है। केवल यह बिंदु ही विभिन्न कुलों को एक नई रोशनी में देखने के लिए पर्याप्त था। वह विभिन्न कुलों को डराने के लिए राजा ताई कैंग के प्रभाव का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से जनता की राय से प्रभावित नहीं होगा और खुद को खो देगा। वास्तव में राजा ताई कैंग के बारे में विभिन्न अफवाहें मानव जाति द्वारा उनके इशारे पर फैलाई गई थीं। मानव जाति कई वर्षों से मानव जाति पर हावी रही थी और उसकी अतुलनीय रूप से गहरी नींव थी। भले ही मानव जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, फिर भी यह खबर तेजी से फैली। बहुत जल्दी उसने अपना अभियान पूरा किया, जिससे अन्य जातियां मानव जाति से डरने लगीं। उनका लक्ष्य हासिल किया गया था। यदि वह अब अपना अहंकार खो देता, तो शायद उसकी भविष्य की प्रगति यहीं तक सीमित हो जाती। इंतजार। जैसे ही एक शिवेन दरवाजे पर कदम रखने ही वाली थी, अचानक एक ऊंची जगह से एक बड़ी घंटी की तरह तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसके बाद शून्य से हवा के झोंके चले। टकराना। एक अतुलनीय विशाल गर्जन ध्वनि सुनाई दी। फिर एक अतुलनीय रूप से विशाल कुल्हाड़ी सीधे आसमान से गिरी और सीधे कट गई। यह ये ज़िवेन के चेहरे के इतने करीब था कि अगर इसे थोड़ा सा साइड में कर दिया जाता तो ये ज़िवेन का सिर धड़ से अलग कर सकता था। यह अतुलनीय विशाल कुल्हाड़ी येक शिवेन के सामने जमकर गिरी। कुल्हाड़ी की पूरी सतह येक शिवेन के शरीर से काफी ऊंची थी। यह शून्य से टूट गया और पूरी दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इससे तेज गड़गड़ाहट की आवाज हुई। कान छिदवाने वाली ध्वनि एक विशाल ध्वनि तरंग में बदल गई और बह गई। अचानक आए इस बदलाव ने अचानक सबका ध्यान खींच लिया। यहां तक प्रवेश करने वाले प्रमुख बलों के नेता भी इस समय पीछे रह गए थे। सभी की निगाहें एक विशाल आकृति पर टिकी थीं, जो शून्य में बादलों में उठी हुई थी। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र द्वारा मेहमानों के स्वागत के लिए भेजे गए विशेषज्ञों में से यह एकमात्र किंग ग्रेड विशेषज्ञ था। इस विशेषज्ञ का कद बहुत बड़ा था।
वास्तव में वह एक छोटे पर्वत के समान था। वास्तव में वह एक मानवीय अशुभ जानवर की तरह लग रहा था। क्या गलत? क्या आप प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? ये ज़िवेन का चेहरा इस समय भावहीन था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। हम अपने मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मुझे इस बार मानव जाति को आमंत्रित किए जाने की याद क्यों नहीं है? क्या मैंने नहीं सुना है कि मानव जाति पहले ही समाप्त हो चुकी है? तुम अब भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या यह कोई ऐसी जगह है जहाँ आप आ सकते हैं? फीनिक्स रेस के उस विशाल किंग ग्रेड विशेषज्ञ ने कहा। यह मेरा निमंत्रण है, ये ज़िवेन ने कुछ नहीं कहा। हालांकि जो लोग उससे परिचित थे वे जानते होंगे कि वह अपने दिल में गुस्से को जबरन रोक रहा था। ये ज़िवेन के हाथ से रोशनी की एक किरण निकली और उस विशाल किंग ग्रेड विशेषज्ञ के हाथ में आ गई। निमंत्रण? क्या निमंत्रण? मैंने इसे क्यों नहीं देखा? उस विशाल किंग ग्रेड विशेषज्ञ ने उस आमंत्रण को कुचल दिया जो इस समय ये ज़िवेन के हाथ से निकल गया था। मानव जाति पहले ही गिर चुकी है। हमने प्राचीन युग के अधिपति को आमंत्रित किया है। कोई टॉम, डिक या हैरी ही नहीं इसमें भाग ले सकता है। उस विशाल किंग ग्रेड विशेषज्ञ के चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसके रूखे चेहरे की मांसपेशियां हिलने लगीं। क्या चल रहा है? प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वे ये ज़िवेन को यहाँ आने और उसे अपमानित करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं? ये असंभव नहीं है। मैंने सुना है कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की कई प्रतिभाएं उसके हाथों गिर गई हैं। इसलिए यह संभव है कि वे यहाँ उनके लिए न्याय मांगने आए हों। असंभव। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ऐसा नहीं करेगा, भले ही वे अभी तक परिपक्व न हुए हो। इसके अलावा उन्हें अभी भी बुद्ध के चेहरे पर विचार करना होगा, भले ही वे भिक्षुओं को चेहरा न देना चाहें। ये ज़िवेन अत्याचारी है, हालांकि वह इतना मजबूत नहीं है कि सभी जातियां उससे डरें। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे राजा ताई कैंग का समर्थन प्राप्त है? यह सही है। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ये ज़िवेन को इतने उबाऊ कारण से अपमानित करने के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र हमारी जाति से अधिक मजबूत हो सकता है, हालांकि उनके लिए किंग ग्रेड विशेषज्ञ होना असंभव है। अन्यथा उन्हें हमारे साथ सहयोग करने की आवश्यकता क्यों होती? प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र अकेले ही प्राचीन काल को फिर से जीतने और शैतान जाति को हराने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। सभी उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। कोई नहीं जानता था कि यह बड़ा आदमी क्या करने की योजना बना रहा है। हालांकि हर कोई देख सकता था कि इस बड़े आदमी का एक ज़िवेन के प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि इस सिलसिले में हर कोई एक अच्छा शो देखने के मूड में था। निमंत्रण आपके प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र द्वारा भेजा गया था। मुझे यह न बताएं कि आप अपने स्वयं के चेहरे पर तमाचा मारने का इरादा रखते हैं, या यह है कि आप जैसा छोटा द्वारपाल प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का नेता बन गया है। यह वास्तव में मज़ेदार है। प्रतिष्ठित प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां कोई अनुशासन नहीं है। एक द्वारपाल भी हिंसक कार्य कर सकता है। फिर मैं प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में बहुत निराश हूं। ये ज़िवेन के मुंह के कोने में एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। क्या कहा आपने? यह पहाड़ जैसा बड़ा आदमी अचानक क्रोधित हो गया। उसके चेहरे की मांसपेशियां और भी खूंखार हो गईं। ऐसा लग रहा था कि एक ज़िवेन के शब्दों ने उसकी पीड़ा को दूर कर दिया था। यह सच था कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में नजर रखने के लिए एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ था, और यह उनके शक्तिशाली शत्रुओं के लिए भय का विषय था। हालांकि यह उनके लिए अपमान की बात थी। हालांकि वह जानते थे कि यह उन्हें डराने के लिए किया गया था। उन्होंने किसी और को क्यों नहीं भेजा? उन्होंने उसे क्यों नहीं भेजा? क्या इसने कुछ समस्याओं की व्याख्या नहीं की? मैं कहता हूं, तुम सिर्फ एक द्वारपाल हो, लेकिन आप अपनी फीनिक्स जाति के अतिथि पर चिल्लाने का साहस करते हैं। आप निमंत्रण को नष्ट करने का भी साहस करते हैं। प्रतिष्ठित प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में कोई नियम नहीं है। ये ज़िवेन के दोहराते ही उसका रंग नहीं बदला। आपकी हिम्मत! इस पहाड़ जैसे आदमी के चेहरे की मांसपेशियां लगातार फड़क रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह जबरन अपने दिल में गुस्से को दबा रहा था। वो ये ज़िवेन को भड़काना चाहता था, हालांकि इसके बजाय ये ज़िवेन ने उसे पूरी तरह से उकसाया था। खैर, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पास नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पास नहीं होने दूंगा। मैंने कभी किसी इंसान को निमंत्रण भेजने के बारे में नहीं सुना। मैंने निमंत्रण भी नहीं देखा है। भाड़ में जाओ, मुझे आप पर हमला करने के लिए मजबूर मत करो। हम्फ, यह हास्यास्पद है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप एक बड़े शॉट हैं? आप सिर्फ एक महत्वहीन गेटकीपर हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी फीनिक्स जाति के उच्च स्तरीय नेताओं को किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने का निर्णय लेने पर आप जैसे नौकर को रिपोर्ट करना होगा? ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। यह पहाड़ जैसा आदमी पूरी तरह से क्रोधित था। उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। तू ज़िवेन ने बार बार उन्हें नौकर कहा था। इससे वह बुरी तरह भड़क गया था। वह एक सम्मानित राजा स्तर के विशेषज्ञ थे, हालांकि उन्हें गेट की रखवाली के लिए भेजा गया था।
यह उसके लिए पहले से ही बहुत नीरस था। हालांकि वह अब इस आदमी द्वारा अपमानित किया जा रहा था। यह बिल्कुल असहनीय था। भाड़ में जाओ, इस विशाल आदमी ने आखिरकार इस समय हमला किया। विशाल कुल्हाड़ी एक बार फिर यक्षिवेन की ओर कटी। उनके हमले की गति बेहद तेज थी। यह बिजली की तरह तेज था। यह एक शक्तिशाली जड़ता के साथ था। इसने शून्य को काट दिया और पूरा आकाश दलिया के बर्तन की तरह उबलने लगा। उनके आक्रमण की गति बहुत तेज थी। इसने उनके विशाल कद के साथ एक बड़ा विरोधाभास बनाया। यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि इतना बड़ा कद इतने भयानक हमले को कैसे काट सकता है। इसमें और कोई फैंसी ट्रिक नहीं थी। हालांकि इससे जुड़ा गुरुत्वाकर्षण का नियम प्राचीन पैटर्न के साथ लगातार चमक रहा था। यह अत्यंत भयानक था। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे यह कुल्हाड़ी किसी तारे को कुचल सकती है। जो कोई भी राजा मंडल में कदम रखने में सक्षम था, उसके पास एक भयानक साधना थी। उनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। गति उनकी बाइट नहीं थी। हालांकि उनका हमला इतना तेज था कि कई लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह सीधे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टकराना, भयानक टक्कर हुई। एक अतुलनीय जोर का धमाका हुआ। शून्य पूरी तरह से टूट गया था। अराजकता मूसलाधार बारिश में बह गई। एक अंतहीन अंतरिक्ष तूफान ने तुरंत शून्य में आकार ले लिया। इस हमले की शक्ति अविश्वसनीय थी। एक भयानक विस्फोट सुना गया। भयानक टक्कर की आवाज सभी दिशाओं में फैल गई और एक भयानक अंतरिक्ष तूफान बन गया। दृश्य पर मौजूद हर कोई गहन साधना के साथ एक बड़ा शॉट था। हालांकि वे अभी भी स्थिर रूप से खड़े नहीं हो सके। भयंकर सूक्ष्म हवाओं और अंतरिक्ष तूफान ने उनके कपड़ों को हवा में लहरा दिया। सभी की आंखें अतुलनीय दहशत से भर गईं। यह बहुत मजबूत है। अनगिनत लोग हैरान थे, खासकर वे जो चुपके से इस बड़े आदमी को नीची निगाह से देखते थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि द्वारपाल, भले ही वह राजा मंडल का हो, उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, या उनमें से सबसे कमजोर को ही द्वार की रक्षा के लिए भेजा जा सकता है। अन्यथा एक प्रतिष्ठित राजा विभाजन विशेषज्ञ ऐसी स्थिति में नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। किसने सोचा होगा कि वह इतना अत्याचारी होगा। यहाँ तक विभिन्न जातियों के छिपे हुए राजा श्रेणी के विशेषज्ञ भी इस हमले के कारण हुए चौंकाने वाले दृश्य को देखकर अतुलनीय रूप से चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अगर वे यक्षिवेन की जगह होते तो उनके लिए इस हमले का सामना करना बहुत मुश्किल होता। इस तरह की ताकत पहले से ही विभिन्न नस्लों की कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुओं के बराबर थी, जो राजा के स्तर पर थीं। हालांकि ऐसे व्यक्ति को गेट की रखवाली के लिए भेजा गया था। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की ताकत अथाह थी। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड बहुत मजबूत है। ऐसा व्यक्ति एक अधिपति बनने के लिए पर्याप्त है। हालांकि उसे अब गेट की रखवाली करने के लिए भेजा गया है। ये जिवेन को गंभीर चोटें आएंगी, भले ही वह इस तरह के हमले का सामना कर सके। यह हमला पुराने दानव राजा बीफैन के चौतरफा हमले से कमजोर नहीं है। यह बहुत मजबूत है। मुझे डर है कि यक्षिवेन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह स्वाभाविक है। द पावर किंग हमारे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में भी एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है। वह हमारे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के पावर फीनिक्स ब्लडलाइन से आता है। उनका जन्म असाधारण शक्ति के साथ हुआ था। यहाँ तक कि शैतान जाति की विशालकाय शैतान दौड़ भी हमारी पावर फीनिक्स रेस की तुलना में फीकी पड़ जाती है। यह सही है। यह मानव अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंक रहा है। क्या वह अभी भी सोचता है कि वह पावर किंग का सामना कर सकता है? विभिन्न नस्लों के विशेषज्ञों की तुलना में प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के विशेषज्ञ बहुत अधिक आराम से थे। उनके चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी। दरअसल उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। उन्होंने यक्षिवेन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वास्तव में उन्होंने नहीं सोचा था कि यह कोई बड़ी बात थी। वे केवल राजा थे। उन्हें ऐसा सोचने का क्या अधिकार था? आखिरकार वे कभी उजाड़ने के स्वामी थे। हर कोई पहले से ही गड़बड़ में था और इस समय बड़े हरक्यूलियन राजा, जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, ने वास्तव में एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की। ठंडे पसीने की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर लुढ़क गईं और अचानक उसके रूखे और उग्र चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति दिखाई दी। इस समय सभी ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पावर किंग की कुल्हाड़ी को काटते हुए देखा, लेकिन अंत में वह शून्य को तोड़ने में असमर्थ रही। यह ऐसा था मानो किसी शक्तिशाली बल द्वारा इसे बलपूर्वक काट दिया गया हो। क्या चल रहा है? सभी ने अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया और इस समय उन्होंने अंततः देखा कि अंतहीन अंतरिक्ष तूफान के केंद्र में एक व्यक्ति शून्य में खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली और उस कुल्हाड़ी को थप्पड़ मारा जो उससे भी बड़ी थी। तेज धार नीचे गिर गई, जैसे कोई आकाशगंगा ऊपर से बह रही हो, उसके शरीर पर गिर रही हो। हवा ने उसके हरे वस्त्र को झकझोर कर रख दिया, परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह आकाशगंगा रूपी तेज उसे तनिक भी हानि न पहुंचा सका। वास्तव में यह उनके लिए एक बपतिस्मा जैसा था। यह कैसे संभव है? हर कोई हैरान था। उन सभी ने उस हमले की ताकत देखी थी और यह वास्तव में भयानक रूप से मजबूत था।
यहाँ तक कि वे राजा भी यह कहने का साहस नहीं कर सकते थे कि वे इसका सामना करने में सक्षम होंगे और मृत्यु के बंधन में नहीं बंधे होंगे। आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। इस समय वे और भी हक्का बक्का रह गए थे। इस दृश्य को देखकर वे पूरी तरह से दंग रह गए। असंभव। इस समय पावर किंग ने भी अविश्वास में कुल्हाड़ी की ओर देखा। येज़िवेन ने आसानी से उसके हमले को रोक दिया था और उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। वह फीनिक्स कबीले के फीनिक्स ब्लडलाइन से आया था। अधिकांश अन्य कुलों की तरह फीनिक्स कबीले सिर्फ एक नाम था। 9 रंगों वाले फीनिक्स के जन्म के बाद से अनगिनत फीनिक्स का उत्पादन किया गया था। 5 रंगों वाले फीनिक्स, हेवनली फीनिक्स ब्लडलाइन, फायर फीनिक्स और अन्य प्रसिद्ध फीनिक्स कुलों के अलावा स्ट्रेंथ फीनिक्स कबीले की फीनिक्स ब्लडलाइन भी फीनिक्स कबीले की एक बहुत प्रसिद्ध शाखा थी। फीनिक्स ब्लडलाइन की इस शाखा में फीनिक्स ब्लडलाइन और अन्य प्रसिद्ध फीनिक्स कुलों, शक्ति फीनिक्स कबीले की फीनिक्स ब्लडलाइन भी फीनिक्स कबीले की एक बहुत प्रसिद्ध शाखा थी। फीनिक्स ब्लडलाइन की इस शाखा में उन्होंने लॉ ऑफ पावर की खेती में विशेषज्ञता हासिल की। शक्ति इतनी अधिक थी कि वह सितारों को हिला सकती थी। उसके जैसे विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए जो पहले ही राजा मंडल में कदम रख चुका था। एक आकस्मिक हमला पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता है। अभी अभी उसने गुस्से में हमला किया और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। अंत में यह वास्तव में येज़िवेन द्वारा आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया था। धुआं और धूल फैल गई और कुल्हाड़ी की तीक्ष्णता के नीचे येज़िवेन की आकृति बिल्कुल भी नहीं हिली। उनके मौन चेहरे ने कुछ तिरस्कारपूर्ण उपहास प्रकट किया और कहा, पावर किंग है। बस इस स्तर की ताकत और आप में खुद को पावर किंग कहने की हिम्मत है। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है, मुझे नीचे मत देखो। जब उसने एक बार फिर कुल्हाड़ी अपने हाथ में पकड़ी तो हरक्यूलियन राजा ने एक अतुलनीय तेज गर्जना की। हवा के माध्यम से कुल्हाड़ी की तेज आवाज ने ध्वनि तरंगों के फटने का निर्माण किया जिसने अंतरिक्ष को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। एक घेरे में सभी दिशाओं में फैल गया। वह येज़िवेन से इतना नाराज था कि उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। कौन सी रणनीति, क्या जाल। इस समय वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था। उसने एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी येज़िवेन की ओर लहराए और उसे नीचे गिरा दिया। वह येज़िवेन को मार डालना चाहता था। टकराना। एक और अतुलनीय गर्जना थी और कुल्हाड़ी हवा में कटी हुई थी, लेकिन वह और नीचे नहीं आ सकती थी। यह एक बार फिर येज़िवेन के हाथ से अवरुद्ध हो गया था। असंभव। यह कैसे संभव है। द पावर किंग दहाड़ा। यदि यह कहा जाता है कि पहले कुल्हाड़ी के प्रहार ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था, तो इस कुल्हाड़ी के प्रहार ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था और अपनी शक्ति का 120% उपयोग किया था। आसपास के दर्शक और भी स्तब्ध थे। यह कैसे हो सकता है। अगर येज़िवेन इतने शक्तिशाली हमले को रोक सकती है, तो यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। इस पावर किंग की ताकत निश्चित रूप से बी फैंगोल्ड किंग के बराबर है और यहाँ तक बी फैंगोल्ड किंग भी घायल कर सकते हैं येज़िवेन। इस पावर किंग के हमले को इतनी आसानी से कैसे रोका जा सकता है। नहीं, समस्या यही है। हालांकि येज़िवेन ने लगातार 7 किंग ग्रेड मास्टर्स को मार डाला, लेकिन यह उस स्थिति में था जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और यह उसकी पूरी ताकत होनी चाहिए। कई लोग चौंक गए, खासकर वे जिन्होंने उस समय इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। उन्हें अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। येज़िवेन ने 7 किंग ग्रेड मास्टर्स की हत्या कर दी थी, जो पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। यह कहने की बात नहीं है कि उसे घेर लिया गया था। यहाँ तक अगर उसने उन्हें एक एक करके हरा दिया तो यह प्राचीन बैरन को हिला देने के लिए पर्याप्त होगा। यह उल्लेख न करें कि यह 3 के खिलाफ 1 और 4 के खिलाफ 1 था। ऐसी परिस्थिति में और ऐसी स्थिति में जहां वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वे इसे कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने खुद से पूछ रहे थे, अगर वे येज़िवेन की जगह होते तो इतनी ताकत होना असंभव होता। इसके अलावा उनकी ताकत लगभग उस ताकत के चरम पर पहुंच गई थी जिससे प्राचीन बैरन में हर कोई परिचित था। यहाँ तक कि वे भी ऐसा नहीं कर सकते थे। एक कनिष्ठ जिसने सैकड़ों वर्षों तक खेती की थी, वह ऐसा कैसे कर सकता था। यह बिल्कुल असंभव था। लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो यह वास्तव में संभव था। क्या यही उसकी असली ताकत है। विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ उनके दिलों में पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्होंने येज़िवेन को कम करके आंका था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी येज़िवेन को कम आंका था। अपने चरम पर येज़िवेन की ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी। कुछ अधिक दूरदर्शी लोगों ने पहले ही पता लगा लिया था कि ऐसा अत्याचारी येज़िवेन घायल क्यों होगा। किस तरह का व्यक्ति उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। मुझे डर है कि किंग ग्रेड मास्टर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्या यह रहस्यमय क्षेत्र हो सकता है, या शायद रसातल शैतान भगवान ने सीधे कार्रवाई की, या यह राजा ताइकैंग के बाहर आने और सबसे मिलने से इनकार करने से संबंधित था। एक क्षण के लिए सबके मन में विचार उमड़ पड़े। प्राचीन बैरन्स की विभिन्न नस्लों के झटके की तुलना में प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लोग लगभग मूर्खतापूर्ण रूप से डरे हुए थे।
प्राचीन बेरेंस की विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ इसके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने पावर किंग को कुछ हद तक कम करके आंका था। हालांकि वे बहुत स्पष्ट थे कि पावर किंग प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे। उसे द्वार पर पहरा देने के लिए भेजा गया था, न कि उसे अपमानित करने के लिए, बल्कि विभिन्न जातियों को डराने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शैतान जाति के गुप्त आक्रमण से बचाव करना था। यदि शैतान जाति को प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की ओर जाने वाले द्वार का पता चलता है, तो वे सीधे बेलों का पीछा करेंगे और अपना रास्ता मारेंगे। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लिए यह एक आपदा के समान होगा। प्राचीन फीनिक्स दायरे की ताकत कमजोर नहीं थी और यह खुद को बचाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि युद्ध में बहुत जल्दी शामिल होना पहाड़ की चोटी पर बैठने और बाघों को लड़ते देखने की उनकी योजना के साथ पूरी तरह से असंगत था। यहां तक कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की विभिन्न जातियां भी प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के विचारों के बारे में बहुत स्पष्ट थीं। हालांकि जानते हुए भी वे कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार यह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र को शैतान जाति के पक्ष में धकेलने से बेहतर था। वे जानते थे कि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। पीठ में छुरा घोंपा जाने से बचने के लिए वे केवल गुप्त रूप से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के खिलाफ अधिक सतर्क हो सकते थे। इस बार प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के राजकुमार का विवाह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का एक शानदार अवसर था। यह एक अभूतपूर्व महत्व था। उन्होंने शक्ति राजा को शैतान जाति से रक्षा करने के लिए भेजा था। वह एक असहनीय सेवक नहीं था जैसा कि एक शिवन ने कहा था। इसके बजाय वह एक वास्तविक विशेषज्ञ थे। वास्तव में उनकी भी एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। स्वर्ग के क्षेत्र का एक साधारण विशेषज्ञ उसकी तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि अपनी कुल्हाड़ी के लगातार 2 वार के बाद भी पावर किंग इस मानव का कुछ नहीं कर पाए थे। क्या यही थी इस इंसान की असली ताकत जिसके नाम ने कुछ समय पहले दुनिया को हिलाकर रख दिया था? वे और भी चकित थे क्योंकि वे और अधिक जानते थे। येज़िवेन ने एक बार फिर इस हमले को रोक दिया था। इस बीच येज़िवेन, जो हमेशा से रक्षात्मक स्थिति में थी, ने आखिरकार उस समय हमला किया जब हर कोई अभी भी सदमे की स्थिति में था। उसने बिजली की तरह तेजी से शून्य में छेद किया और एक मुक्का मारा। अंतहीन आत्मा ऊर्जा उसकी मुट्ठी से अवशोषित हो गई और एक विशाल चक्रवात बन गया। इसके बाद यह कुल्हाड़ी पर गिर गया। टकराना। येज़िवेन की मुट्ठी और कुल्हाड़ी एक दूसरे से टकराई, जिससे एक तेज और मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। सभी की आंखें फैल गईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उसका शरीर कितना अत्याचारी था। यह एक सर्वोच्च उपकरण के साथ संघर्ष कर सकता है। वह सिर्फ एक राक्षस था। क्रैक क्रैक क्रैक। हालांकि जब सभी ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, तो वह अतुलनीय रूप से तेज कुल्हाड़ी हर किसी की आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा करके बिखर गई। यह रद्दी लोहे के ढेर में बदल गया। वह अपने नंगे हाथों से एक सर्वोच्च हथियार को नष्ट करने में सक्षम था। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति का भौतिक शरीर शायद गोल्डन ड्रैगन कबीले से भी अधिक भयानक है। केवल युवा देवता ही उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। एक राजा रैंक विशेषज्ञ ने खुद से कहा। उनकी खेती इस स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए वह प्राचीन काल के रहस्यों के बारे में स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट था। ऐसे व्यक्ति को पौराणिक युग या राजाओं के युग में भी एक शीर्ष व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। कुछ लोगों को यह भी लगा कि यह अफसोस की बात है कि वह ऐसे युग में पैदा हुए। उनका जन्म घटती मानव जाति में हुआ था। यदि वह राजाओं के युग में पैदा हुआ होता तो शायद उसे भविष्य में राजा बनने का मौका मिलता। बस इतना ही। तुम अभी भी इससे बहुत दूर हो। येज़िवेन के मुंह के कोने में एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने पावर किंग की तरफ देखा तक नहीं। उसने केवल शून्य में एक निश्चित स्थान की ओर देखा और उसे गहराई से देखा। फिर उन्होंने अंतरिक्ष चैनल में प्रवेश किया। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के लोग उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या वे डरे हुए हैं? वास्तव में यह येज़िवेन बहुत डरावनी है। वह अफवाहों से भी ज्यादा डरावना है। मैंने सुना है कि उसने ओल्ड किंग बी फैंग और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग मर ही गया था। मैंने सोचा कि वह बस इतना ही था। अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत भोली थी। वह एक युवा राजा की तरह है। मूर्ख बेवकूफ। पावर किंग के होंठ अपने आसपास के लोगों की चर्चाओं को सुनते ही थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने इन शब्दों को उगल दिया। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। वो सिर्फ एक शिवेन की ताकत से हैरान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी ने केवल यह देखा कि कुल्हाड़ी टूट गई थी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि शक्ति कुल्हाड़ी से होकर गुजरी थी और उसके शरीर पर कार्य कर रही थी। भयानक विस्फोटक शक्ति ने तुरंत उसके पूरे शरीर को पनघू बना दिया था। अब भी उसके पूरे शरीर में धीरे धीरे कुछ गतिशीलता आ गई थी। फिर भी उसने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। वह केवल येज़िवेन को अंतरिक्ष चैनल से गुजरते हुए देख सकता था।
उसने कभी यह मानने की हिम्मत नहीं की थी कि कोई उसे ताकत के मामले में पूरी तरह से कुचल सकता है। उनकी फीनिक्स रक्त रेखा शक्ति के नियम में विशिष्ट है। एक मानव द्वारा प्राकृतिक रूप से जन्मे हरक्यूलिस को कैसे कुचला जा सकता है? अगर किसी ने उन्हें यह पहले बताया होता तो उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन अब सच्चाई उनके सामने थी, वो इससे इनकार नहीं कर सकते थे। सभी ने देखा कि एक शिवेन भी अंदर आ गया था, इसलिए वे ज्यादा देर तक नहीं रुके। देखने के लिए अधिक उत्साह नहीं था, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक अंतरिक्ष चैनल में कदम रखा। अंतरिक्ष चैनल में प्रवेश करने के बाद पावर किंग के बगल में एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। यह लाल रंग का लबादा पहने एक युवक था। वह एक ज्योति की तरह थे जिसने दुनिया को रोशन किया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा झुर्रीदार था और ऐसा लग रहा था कि वह विचार कर रहा है। क्या उसने मुझे देखा? मुझे क्षमा करें, मैं उसे रोक नहीं सका। पावर किंग ने जैसे ही कहा, मैं उसके द्वारा पहले हमला करने के लिए उकसाया गया था। अगर उसने पहले हमला किया होता तो हमारे पास एक मौका होता। हम उसे मारने के लिए पूरी जाति की शक्ति का उपयोग करते। उद्धरण चिन्ह। यह कुछ भी नहीं है। अंत में हमने उसे कम करके आंका। एक युवा राजा। दिलचस्प। मानव जाति के बीच ऐसा चरित्र है। इसका मतलब है कि मानव जाति का भाग्य अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। युवक चंचलता से मुस्कुराया। लेकिन क्या किंग ताई कैंग वास्तव में मौजूद है? यह सबसे अच्छा है अगर वह करता है। नहीं तो क्या यह बहुत उबाऊ नहीं होता? राजा ताई कांग सम्राट बनने से केवल आधा कदम दूर है और भविष्य में सम्राट बनना मेरी नियति है। मेरे डीओ को साबित करने के लिए सड़क पर कोई मजा नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। आप पहले ही इस मामले में बहुत अच्छा कर चुके हैं। निराश न हो, स्वाभाविक रूप से भविष्य में अच्छा समय आएगा। युवक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं। येज़िवेन ने सीधे अंतरिक्ष चैनल में कदम रखा। अंतरिक्ष चैनल के दूसरे छोर पर पहले से ही एक दूत प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा लगता था कि उसे नहीं पता था कि अंतरिक्ष चैनल के दूसरे छोर पर क्या हुआ था। येज़िवेन को प्रवेश करते देख कोई उसे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की गहराई में ले गया। हालांकि वह केवल एक संदेशवाहक था, उसके पास एक दिव्य अस्तित्व क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत थी। वह बाहर उन चौंकाने वाले लोगों से अलग नहीं था। इस बार राजकुमार की शादी के लिए प्राचीन फीनिक्स दायरे को काफी प्रयास करने के लिए माना जा सकता है। विभिन्न बलों के नेताओं का सामना करने पर भी ये दूत न तो दास थे और न ही दबंग थे। हम कहाँ जा रहे हैं? येज़िवेन ने पूछा। येज़िवेन का मार्गदर्शन करने वाली स्वर्गलोक के प्रारंभिक चरण में एक सुंदर महिला थी। हम सीधे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के शाही शहर जा रहे हैं। हमारा शाही परिवार शाही शहर में रहता है। सुंदर महिला ने न तो दास्ता में और न ही दबंग तरीके से कहा। यह अजीब नहीं था। कोई नहीं जानता था कि प्राचीन उजाड़ के लोगों को प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में प्रवेश करने में कितना समय हो गया था। पिछली बार जब किसी ने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में प्रवेश किया था तो वह दानव जाति के आक्रमण के कारण था। येज़िवेन की दिव्य भावना बह गई। एक नज़र में यह एक विशाल और असीम दुनिया थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने ये परिवार की प्राचीन पुस्तकों से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी भी खोजी थी। यह कहा गया था कि यद्यपि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र प्राचीन उजाड़ का केवल आधा आकार था, यह संसाधनों में समृद्ध था। हालांकि इसकी तुलना प्राचीन उजाड़ से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह पिछले अधिपतियों द्वारा नियंत्रित किसी भी क्षेत्र की तुलना में अधिक उपजाऊ था। इसलिए हालांकि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र हमेशा प्राचीन उजाड़ का प्रतिकार करने में असमर्थ रहा था, फिर भी यह प्राचीन उजाड़ के विभिन्न गुटों से मजबूती से ऊपर था। हालांकि ये परिवार में प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानकारी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक स्वतंत्र दुनिया थी। केवल प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लोग ही प्राचीन उजाड़ में आ सकते थे। हालांकि प्राचीन उजाड़ के लोग प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र एक शक्ति के नियंत्रण में था। इसलिए वे पूरी दुनिया को आसानी से सील कर सकते थे। हालांकि प्राचीन उजाड़ नहीं कर सका। सबसे पहले यह मुख्य विमान था। इसका क्षेत्र बहुत विशाल था। दूसरे, बहुत अधिक बल थे। ऐसे में आपस में तालमेल बिठाना संभव नहीं था। येज़िवेन और वो महिला पूरे रास्ते रोशनी में चल रहे थे। उनके और इंपीरियल सिटी के बीच अभी भी काफी दूरी थी। इसलिए अंतरिक्ष चैनल के दूसरे छोर को इंपीरियल सिटी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखना असंभव था। इस बात को लेकर सभी स्पष्ट थे। विशाल पक्षी लगातार रास्ते में शून्य से उड़ रहे थे। उनमें से प्रत्येक असामान्य रूप से विशाल था। इसके अलावा वे एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने इन दोनों लोगों को देखा तो उनमें से किसी ने भी आने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानते थे कि इन दो लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। हालांकि येज़िवेन को जो बात अजीब लगी वह यह थी कि वह स्पष्ट रूप से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में एक शहर को जमीन से ऊपर उठते हुए देख सकता था। संपूर्ण प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र बहुत समृद्ध था। हालांकि जो बात उसे अजीब लगी वह यह थी कि यहाँ कई अलग अलग नस्लें थीं।
वह मानव जाति, समुद्री जाति, दानव जाति और यहाँ तक कि शैतान जाति के लोगों को भी देख सकता था। क्या चल रहा है? यक्षिवेन अपने दिल में बहुत हैरान थी। हालांकि वह कुछ देर सोचने के बाद तुरंत समझ गया। मुझे डर है कि प्राचीन फीनिक्स दायरे की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। येज़िवेन का दिल दूसरी ताकतों के सरदारों की तरह ही आशंका से भरा हुआ था। हालांकि जब वह अपना मुंह खोलने वाला था तो उसने अचानक एक अतुलनीय विशाल रथ को शून्य में देखा। 9 दुर्लभ पक्षियों और अजीब जानवरों के शरीर दुर्जय आभा छोड़ रहे थे। हालांकि उनमें से केवल एक ही इस समय रथ खींच रहा था। पूरा रथ एक छोटे शहर जैसा लग रहा था। यह शून्य के पार चला गया था और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। रथ से एक अत्याचारी आभा निकल रही थी। यह विशाल आकाश में चला गया और सभी दिशाओं में फैल गया। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के बारे में कोई संदेह है। येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब उसने देखा तो किसी की दिव्य भावना उन पर हावी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यक्ति को पता चल गया हो कि कोई खतरा नहीं है। तब वह व्यक्ति रथ सहित इन दोनों के सामने से ओझल हो गया। यह कौन है? यक्षिवेन ने पूछा कि उसने देखा कि रथ गायब हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आपके प्राचीन फीनिक्स दायरे का एक बड़ा शॉट है? बिल्कुल नहीं, यह एक अमर विरासत के मार्शल ग्रेट मास्टर का रथ है। वे दुनिया के प्रामाणिक मार्शल आर्ट चिकित्सकों के रूप में जाने जाते हैं। सुंदर स्त्री ने रथ की ओर देखा। वह इस पर मोहित लग रही थी। यक्षिवेन को हैरान कर गया था। किसी को पता होना चाहिए कि यह खूबसूरत महिला शुरू से ही न तो दासी थी और न ही दबंग। वास्तव में वह उसके हृदय में गर्व और तिरस्कार को हल्का सा भी महसूस कर सकता था। हालांकि जब उसने इस मार्शल ग्रेट मास्टर का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर आकर्षण का निशान दिखाई दिया। इस मार्शल ग्रेट मास्टर की उत्पत्ति क्या थी? कैसे आया? उसने इस मार्शल ग्रेट मास्टर के बारे में कभी नहीं सुना। क्या मैं जान सकता हूं कि यह मार्शल ग्रेट मास्टर किस दुनिया से आता है? यक्षिवेन पूछे बिना न रह सकी। वे स्वर्ग के क्षेत्र की अमर विरासत हैं। यह सामान्य है कि विशिष्ट अतिथि उनके बारे में नहीं जानते, सुंदर महिला ने समझाया। स्वर्ग क्षेत्र। येज़िवेन का दिल अचानक कांप उठा। उसे याद आया कि उसने पहले क्या सीखा था। देवताओं के युद्ध क्षेत्र में जो देवता दब गए थे वे या तो गिर गए थे या गहरी नींद में सो गए थे। उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र नामक स्थान पर आक्रमण किया था और वे अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से एक सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ द्वारा पराजित हो गए थे। अतः वे युद्ध के मैदान में दब गए थे। वह कैसी दुनिया थी? यह देवताओं को भी हरा सकता था। ऐसा लगता है कि इस मार्शल ग्रेट मास्टर का एक असाधारण मूल था। यह एक सम्राट की अमर विरासत है। यह एक अमर विरासत है जो एक बार शाही सम्राट से आई थी। इस खूबसूरत महिला के शब्दों ने यक्षिवेन को बुरी तरह चौंका दिया था। सम्राट भगवान सम्राट स्तर का एक बिजलीघर था। उनमें से कोई भी एक पृथ्वी बिखरने वाला बिजलीघर था। वे दुनिया के एक हिस्से पर शासन कर सकते थे। वे सच्चे सर्वोच्च सम्राट थे। हिडन डेविल कबीले और पतित देवदूत कबीले के अलावा अन्य 6 कबीले पूरी शैतान दुनिया पर मजबूती से शासन करने में सक्षम थे। केवल एक ही कारण था कि डेविल रेस के 8 रॉयल कुल पूरे डेविल वर्ल्ड पर मजबूती से शासन करने में सक्षम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास सम्राट स्तर के पात्र थे। दानव जाति ने एक बार प्राचीन वीरानी पर शासन किया था। इसका कारण यह था कि उन्होंने एक बार एक सम्राट स्तर के चरित्र का निर्माण किया था। केवल एक ही कारण था कि क्यों प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र दानव जाति से भी अधिक प्राचीन वीरानी पर शासन करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक सम्राट स्तर के विशेषज्ञ का निर्माण किया था। इस दुनिया में एक क्षेत्र पर शासन करने वाली सभी प्रसिद्ध बड़ी जातियों ने एक बार सार्वभौम सम्राट पैदा किए थे। उनके पास अविश्वसनीय संचय था जिसकी सामान्य दौड़ कल्पना नहीं कर सकती थी। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से अपने दिल में बेहद हैरान थी। सैन्य पूर्वज का नाम दूर दूर तक फैल गया है। सम्राट किन ने स्वर्ग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मार्शल पूर्वज की नींव स्थापित की। वह एक असाधारण व्यक्ति हैं। जैसे ही सुंदरी बोली उसके चेहरे पर एक आकर्षण का भाव प्रकट हुआ। तब यह सुंदर स्त्री कुछ नहीं बोली। येज़िवेन ने भी ज्यादा नहीं पूछा लेकिन उन्होंने इसे ध्यान में रखा। हालांकि वे दोनों गाड़ी को पकड़ नहीं पाए, फिर भी वे बहुत तेज थे। जब वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहे थे तब भी वे बहुत तेज थे, बिजली की तरह तेज। 2 घंटे से भी कम समय में वे पहले से ही प्राचीन फीनिक्स दुनिया के आधे हिस्से को पार कर चुके थे और इंपीरियल सिटी पहुंचे थे। पूरे इंपीरियल सिटी ने एक अनगिनत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसकी शहर की दीवारें अज्ञात संख्या में मीलों तक फैली हुई थीं। सुनहरे शहर की दीवारें ऐसी प्रतीत होती थीं मानो उन्हें सोने से ढंक दिया गया हो। शहर की सतह वर्षों से अपक्षय के निशान से ढकी हुई थी। इसने इंपीरियल सिटी के लंबे इतिहास का संकेत दिया। शहर की दीवारों पर कई दुर्जय जादुई सरणियां उकेरी गई थीं। संपूर्ण इंपीरियल सिटी एक अत्याचारी आभा से बाहर निकल रही थी। अनगिनत आभाओं के संघनन से संपूर्ण इंपीरियल सिटी का निर्माण हुआ और वे आकाश में मंडरा रहे थे।
आम लोग उन्हें नहीं देख पाए। हालांकि यह तथाकथित नियति थी, यह एक कबीले की नियति थी। इसे देखकर मोटे तौर पर समझा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्राचीन फीनिक्स की दुनिया का शाही शहर येज़िवेन का अब तक का सबसे बड़ा शहर था। यह सबसे समृद्ध शहर भी था। शायद यहाँ तक मानव इंपीरियल कोर्ट भी इससे हीन था। येज़िवेन अंत में इस खूबसूरत महिला के मार्गदर्शन में आंगनों के एक समूह में पहुंचे। विभिन्न कुलों के प्रतिनिधिमंडल प्रांगणों के एक समूह में बस गए थे। वास्तव में यह कहना बेहतर होगा कि यह प्रांगणों के समूह के बजाय एक छोटा शहर था। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के राजकुमारों की शादी में भाग लेने के लिए विभिन्न दुनिया से आए पावरहाउस यहाँ एकत्र हुए थे। 8 पैरों और 2 पंखों वाले अत्याचारी जानवर थे। उनकी क्रूर शक्ति आकाश को हिला रही थी। शक्तिशाली उड़ने वाले जानवर भी थे और प्राचीन आभा वाले कई अजीब जानवर भी थे। उन्होंने मानव रूप नहीं लिया, बल्कि सीधे अपने पशु रूपों में प्रकट हुए, जिससे वे और भी अधिक शक्तिशाली दिखाई दिए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड ने केवल प्राचीन उजाड़ युग के विभिन्न कुलों को आमंत्रित किया था। हालांकि दूसरी दुनिया से कई अत्याचारी जीव भी यहाँ असल में आए थे। ऐसी कई दुनियाएं थीं जिनके बारे में प्राचीन काल में कभी नहीं सुना गया था। इसके अलावा यह इन अत्यंत शक्तिशाली अशुभ जानवरों को उत्पन्न कर सकता है। जाहिर है, यह ट्रू मार्शल वर्ल्ड की तरह कोई छोटी दुनिया नहीं थी। यह एक अत्यंत विशाल संसार था। हालांकि ये येज़िवेन अकेले आए थे, वे मानव जाति के प्रतिनिधि थे। इसलिए उसे प्राचीन उजाड़ युग के विभिन्न कुलों के साथ बैठने की व्यवस्था की गई थी। मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में येज़िवेन ने एक स्वतंत्र प्रांगण भी प्राप्त किया। विभिन्न दुनियाओं के कई शीर्ष कुलीन इस क्षेत्र में एकत्रित हुए और यह तुरंत परेशानी का स्थान बन गया। एक तूफान चल रहा था। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ने लोगों को यह चेतावनी देने के लिए भी भेजा था कि इस समय के दौरान बाहर नहीं जाना सबसे अच्छा है। यह किसी भी टकराव को होने से रोकने के लिए था। यह बुरा होगा। सुबह सुबह जिस आंगन में येज़िवेन ठहरे हुए थे, वहां से तेज आवाज आई। अभी वह नींद से जागा ही था कि अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा पंजा आसमान से नीचे दब रहा है। ऐसा लग रहा था मानो पंजा उनके पूरे आंगन को कुचल डालने वाला है। यहाँ इतना दिलेर होने की हिम्मत कौन करता है? एक जोर की गर्जना के साथ एक पानी की तलवार आकाश से उतरी और सीधे उस अतुलनीय विशाल पंजे पर जा गिरी। जोरदार धमाके के साथ वे टकरा गए। गड़गड़ाहट, विस्फोट के बीच शून्य हिंसक रूप से विकृत हो गया, कागज के एक टुकड़े की तरह पागलपन से मुड़ गया। अगर यह बाहर हुआ होता तो शून्य पहले ही ढह चुका होता। हालांकि यहाँ का स्थान स्पष्ट रूप से एक मैट्रिक्स द्वारा तय किया गया था। ऐसे में इसे गिराना संभव नहीं था। फिर एक आकृति उड़ गई। येज़िवेन ने अपनी आंखें इस व्यक्ति पर टिका दीं। उनका पुराना परिचय भी था। अगर यह हाइवुया नहीं होता तो और कौन हो सकता था? येज़िवेन की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी कौंध गई। यह हाइवुया शुरू से ही उसे मारना चाहता था। स्वाभाविक रूप से येज़िवेन इस ऋण को नहीं भूलेगी। इसी समय उस विशाल पंजे का स्वामी भी आकाश में प्रकट हुआ। यह एक बहुत बड़ा अशुभ जानवर था जिसका पूरा शरीर पिचका काला था। बिजली की गड़गड़ाहट से टिमटिमा रहा था। यह कुछ किलिन जैसा दिखता था। हालांकि इसका और भी अधिक क्रूर रूप था। उसका पूरा शरीर वज्र और बिजली से ढका हुआ था। यह एक वज्र जानवर की तरह लग रहा था। यह क्षेत्र मेरे द्वारा छीन लिया गया है। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो चले जाओ। इस विशाल पशु ने अपना मुंह खोला और उसकी गड़गड़ाहट की आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी। यह हत्यारा कौतुक कैसे निकला? कहा जाता है कि बिजली वाला जानवर प्राचीन फीनिक्स राजकुमार की शादी में भाग लेने के लिए प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड से आया था। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में लड़ा है। इसकी खेती पहले ही एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या ऐसा नहीं है? ये लोग हैं कौन? उनकी नज़र इस हत्यारे पर कैसे पड़ी? मुझे लगता है कि इसे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप कहा जाता है। केवल भगवान ही जानता है कि यह कौन सा दूरस्थ क्षेत्र है। तुम लोग नहीं जानते। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप कोई दूरस्थ क्षेत्र नहीं है। इसके विपरीत यह अतीत में प्रसिद्ध दानव क्षेत्र का स्थान है। उसके बाद दानव जाति असंख्य स्वर्गों पर हावी हो गई। अनेक लोग उनके प्रदेश थे। अब कई दुनियाओं में अभी भी दानव जाति की ताकतें मौजूद हैं। वे ऐसे पात्र नहीं हैं जिनके साथ छेड़छाड़ की जा सके। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इसका पतन अवश्य हुआ होगा। इसमें ऐसा क्या खास है? यहाँ तक सम्राट भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद दानव जाति ने दुनिया पर शासन करने वाले कई दानव सम्राट पैदा किए। वे बेहद साहसी थे। वे यहाँ तक अंडरवर्ल्ड पर हमला करने की हिम्मत भी की। अंत में वे अभी भी स्वर्ग के दायरे में मानव जाति द्वारा आधे से पीट कर मार डाले गए थे। वे लगभग पलटवार कर रहे थे। हर पीढ़ी में प्रतिभाएं उभरती हैं। उनमें से प्रत्येक सैकड़ों वर्षों तक रास्ता दिखाता है। संख्य स्वर्गों के इतिहास के अनगिनत वर्षों में किसका गौरवशाली समय नहीं रहा है। शायद कोई गरीब जगह है जहां बादशाह रहा करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, देखने के लिए एक अच्छा शो है। कई लोगों ने तुरंत चर्चा शुरू कर दी।
वे विभिन्न दुनियाओं से आए थे और उन दुनियाओं के कुलीन थे। उनमें से कौन एक अत्यंत साहसी स्वामी, एक युवा प्रतिभा या एक क्षेत्र का स्वामी नहीं था। अपनी ही दुनिया में वे कानून विहीन अस्तित्व थे। अगर उनकी चर्चा दूसरों द्वारा सुनी जाती है तो उन्हें परवाह नहीं थी। इन चर्चाओं को सुनकर प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के लोगों के भाव भद्दे हो गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के सम्मानित अतिथि होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र द्वारा आमंत्रित अतिथियों का केवल एक हिस्सा थे। जिस बल पर उन्हें बहुत गर्व था उसे वास्तव में किसी दूरस्थ क्षेत्र के रूप में माना जाता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके बारे में कैसे सोचते थे, वे उदास और उदास महसूस करते थे। दफा हो जाओ, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। क्या तुम सागर कबीले से हो? इस समय बिजली के जानवर की नज़र हाइवुया पर पड़ी। तुम सागर कबीले के सिर्फ एक कमजोर सदस्य हो। तुम्हारी मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में मैंने समुद्री कबीले के अनगिनत सदस्यों को मार डाला है। अनुमान। इस समय सीक्लान की सेना के कई प्रतिनिधियों ने उड़ान भरी और मारपीट की। वे सभी समुद्री वंश के स्वामी और राजा मंडल के विशेषज्ञ थे। उनमें से किसी को भी प्राचीन बेरेंस में शानदार प्रतिष्ठा के साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। इस समय वे स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को कमजोर नहीं करेंगे। दफा हो जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। इस समय बिजली के जानवर ने तुरंत हमला किया और अपने सामने के पंजों को काट लिया। टकराना, टकराना, टकराना। एक अतुलनीय भयानक टक्कर हुई। किंग डिवीजन के इन विशेषज्ञों को तुरंत उड़ा दिया गया। उनके शरीर को ऐसा लगा जैसे उन पर किसी पहाड़ ने बमबारी की हो। उनके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे वे टूटने वाले हैं। 100 क्लैन एलायंस और दानव जाति के विशेषज्ञ जो अभी तक बाहर नहीं गए थे, वे भी इस समय गूंगे थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक शिवेन ने एक ही झटके में किंग डिवीजन के इतने सारे विशेषज्ञों को घायल कर दिया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि एक शिवेन के लिए किंग डिवीजन के इतने सारे विशेषज्ञों को एक ही लड़ाई में मारना पहले से ही एक चौंकाने वाला चमत्कार था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बिजली वाला जानवर और भी भयानक होगा। कितना अहंकारी है! यह सिर्फ एक बिजली का जानवर है। प्राचीन बेरेंस के खून वाला कोई व्यक्ति इतना घमंडी कैसे हो सकता है? हाइवुया ने ठंडेपन से कहा। हालांकि यह बिजली वाला जानवर अतुलनीय रूप से अहंकारी था, हाइवुया एक धक्का देने वाला व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से धमकाया जा सके। मैं सिर्फ अहंकारी हो रहा हूं। तुम मेरा क्या कर सकते हो? जैसे ही बिजली के जानवर ने बात की, उसने तुरंत हमला कर दिया। इसका प्रहार बिजली की तरह तेज था और यह अत्यंत तेज था। सभी ने एक तेज भेदी ध्वनि और शून्य में बाद की छवियों की एक श्रृंखला सुनी। यह बिजली वाला जानवर पहले ही हाइवुया के सामने झपट चुका था। इसके विशाल अग्रपंजों की जोड़ी ने तुरंत एक क्रॉस का गठन किया और हाइवुया पर पंजा लगाया। बच्चों का खेल, हाइवुया ने धीरे से कहा। उनका फिगर अचानक हिल गया। उसके पैर असीम लहरों पर चढ़ गए और वह जहां था वहीं से तुरंत गायब हो गया। बिजली के जानवर का हमला चूक गया। उसकी आकृति सीधे हवा में उड़ गई और उसके हाथ में एक पानी की तलवार बन गई। यह हिंसक रूप से घूमना शुरू कर दिया और लगातार खनखनाहट की आवाज के साथ इसने एक विशाल जलप्रपात बनाया और थंडरबोल्ट बीस्ट की ओर विस्फोट किया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ बिजली का जानवर तुरंत विस्फोट हो गया। उसके पूरे शरीर पर बिजली का कवच एक पल में टूट गया। उसके सिर पर एक खूनी छेद ड्रिल किया गया था। फिर यह लगातार गर्जना के रूप में इसे उड़ा दिया गया था। वह पहाड़ जैसी आकृति वास्तव में हमले से उड़ती हुई भेजी गई थी। हाइवुया की हरकतें सीधी और कुशल थीं। उसने लाइटनिंग बीस्ट को सीधे उड़ा दिया, जिससे उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। हालांकि वे दोनों किंग ग्रेड के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी ताकत के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। द लाइटनिंग बेहेमोथ प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में गया था और वह सकुशल बाहर आने में सक्षम था। यहाँ तक विभिन्न दुनिया के इन अभिजात वर्ग की दृष्टि में यह एक शानदार और प्रसिद्ध अस्तित्व था। लाइटनिंग बीस्ट की तुलना में भले ही हाइवुया की प्रतिष्ठा प्राचीन सूनेपन में आकाश में सूरज की तरह थी, फिर भी उन्होंने उसे अपनी आंखों में नहीं डाला। बिजली के जानवर की क्रूरता हर किसी ने देखी। यह वास्तव में एक भयंकर जानवर होने के योग्य था जो गहन विश्वयुद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बच गया था। केवल एक हमले के साथ कई किंग ग्रेड विशेषज्ञ आसानी से नष्ट हो गए और लगभग समाप्त हो गए। यह वास्तव में अपने नाम के योग्य था। प्राचीन सूनेपन के लोगों का उल्लेख नहीं करना। वे लगभग मौत से डर गए थे। यह कहने का क्या मतलब था कि हमेशा आपसे बेहतर कोई होगा? यह कहने का क्या मतलब था कि हमेशा आपसे बेहतर कोई होगा? भले ही वे एक ही दायरे में थे, हाइवुया उन्हें आसानी से हरा सकती थी, खासतौर पर मॉन्स्टर रेस और 100 रेस एलायंस। इस समय वे दुखी हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि वे अलग अलग जातियों के थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे सभी एक ही दुनिया से आए थे। इस समय वे महिमा और लज्जा के लिए एक साथ बंधे हुए थे।
यदि उन्हें यहाँ इस भयंकर जानवर द्वारा अपमानित किया गया तो उनके पास वापस जाने और अपने कनिष्ठों का सामना करने का चेहरा कैसे होगा। इस बार वे प्राचीन फीनिक्स दायरे में आए और एक शक्तिशाली लाइनअप भेजा। प्राचीन फीनिक्स दायरे में रस्सी बांधने की कोशिश करने के अलावा यह उनकी ताकत को बढ़ावा देने के लिए भी था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें अचानक शक्ति प्रदर्शन के लिए रखा गया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ने उनके लिए एक ही क्षेत्र में रहने की व्यवस्था क्यों की थी। यह स्पष्ट था कि यह अच्छे इरादों से बाहर नहीं था। हालांकि जिस बात ने विभिन्न जातियों को और भी हैरान कर दिया वह यह थी कि हाइवुया ने वास्तव में एक ही झटके में बिजली के जानवर को पीछे हटा दिया था। इस व्यक्ति का मूल क्या है? वह काफी शक्तिशाली प्रतीत होता है। प्राचीन सूनेपन में वास्तव में ऐसा व्यक्ति है। यह सी रेस का एक सदस्य है। विभिन्न दुनियाओं में कई सी रेस हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ग के दायरे में सी रेस द्वारा पीछे छोड़ी गई एक अमर विरासत है। हालांकि मुझे इतनी दूर की दुनिया में इतनी शक्तिशाली प्रतिभा के अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह स्वाभाविक है कि बिजली वाला जानवर इतना शक्तिशाली है। उसके पास एक उजाड़ जानवर का खून है। प्राचीन काल के वे उजाड़ जानवर भयानक अस्तित्व थे जो देवताओं को भी खा जाने का साहस करते थे। अब हालांकि वे अब दिखाई नहीं देते, फिर भी हम उनके वंशजों में से एक या दो चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग बीहेमोथ प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड से सकुशल बच निकलने में सक्षम थे। आपको उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। यदि यह आप होते तो आप में से कितने लोग वहां जाने की हिम्मत करते? जो बच गए उन्हें दाव तक पहुंचने की उम्मीद है। भविष्य में दायरे। उस मामले में यह हाइवुया उतना सरल नहीं है जितना वह लगता है ना? फिर चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। शायद भविष्य में हम उसका नाम प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड से सुनेंगे। ये ज़िवेन की नज़र हाइवुया की ओर गई जो शून्य में थी। उसने सीधे तौर पर हाइवुया से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे हाइवुया की ताकत की ज़्यादा सहज समझ नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि हाइवुया भविष्य में उनकी नश्वर दुश्मन बन जाएगी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हाइवुया की ताकत को समझने के इस अवसर को जाने नहीं देगा। गर्जन गर्जन गर्जन। बिजली बेगेमोथ पागलों की तरह गरजता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस जगह घायल हो जाएगा। शायद कोई इसे घायल कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से यहाँ नहीं होगा। यह निश्चित रूप से प्राचीन वीरानी के लोग नहीं होंगे। तुम मर रहे हैं। तुमने इस अंकल को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। यह हाइवुया पर दहाड़ा और घूरा। उसके सिर पर लगी चोट तेजी से नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रही थी। उसके शरीर की अत्याचारी ताकत सामान्य से बहुत दूर थी। यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, हाइवुया ने ठंडेपन से कहा। बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उसके सामने बिजली का जलजला बहुत क्रूर था और इससे दुश्मन बनाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। वह अपने दरवाजे पर धमकाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। वह एक कानूनविहीन व्यक्ति भी था। प्राचीन सूनेपन में कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। यहाँ अकेले रहने दें। उसकी आंखें मारने के इरादे से छलक रही थीं। एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। सभी ने अपनी सांस रोक ली। जब सभी ने सोचा कि एक महान युद्ध छिड़ने वाला है तो शून्य से और भी तीव्र आभा फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद एक लंबी पूंछ वाली एक सुनहरी रोशनी आसमान से उतरी। सुनहरी रोशनी ने आकाश को भर दिया और पूरी दुनिया को सीधे जलमग्न कर दिया। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि वह एक युवक था जिसने एक सुनहरे अजगर की पोशाक पहन रखी थी। उनका एक प्रभावशाली रूप था और उनकी आभा असाधारण थी। उसके चारों ओर भीड़ की निगाहें उसमें गहराई से डूबी हुई लग रही थीं। यह एक रहस्यमय दायरे के भीतर एक तरह का रहस्यमय क्षेत्र था। वह जहां भी जाता हर कोई उसके लिए रास्ता बना देता। यह ऐसा था जैसे वे स्वाभाविक रूप से एक राजा की आभा से वश में थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने यहाँ एक लाइटनिंग बीस्ट देखा है। यह युवक दिल खोलकर हंसा। क्या सौभाग्य! तुम क्या सोचते हो, इस राजकुमार ने अभी अभी एक गाड़ी बनाना समाप्त किया है, लेकिन मेरे पास इसे खींचने के लिए कोई अजीब जानवर नहीं है। टीएस आपके लाइटनिंग बीस्ट के पूर्वज जंगली जानवर हैं, भगवान से कम नहीं है, इसलिए आप वास्तव में गाड़ी खींचने के लिए इस राजकुमार के अजीब जानवर होने के योग्य हैं। इस राजकुमार की पहचान के योग्य एक दुर्लभ अजीब जानवर को ढूंढना वास्तव में सिरदर्द था, लेकिन अब इस राजकुमार ने इस राजकुमार को एक भेजा है। घटनास्थल पर हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडक महसूस कर रहा था। उन्होंने युवक को हैरानी से देखा। यह युवक कहाँ से आया है? वह अपने रथ को खींचने के लिए एक बिजली का जानवर चाहता था। यह युवक किस प्रकार का अहंकार और निरंकुशता था! इस युवक के स्वभाव का वर्णन करना असंभव था। वह एक युवा राजा की तरह था, एक भगवान का बच्चा। यहाँ तक सभी भयंकर जानवरों के बीच बिजली का जलप्रपात सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक माना जा सकता है। इसकी खेती पहले ही राजा के स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी और यह गहन लोक में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर थी।
दृश्य पर हर कोई या तो एक बल का नेता या एक युवा प्रतिभा था, लेकिन किसी ने भी इस बिजली के राक्षस को नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस युवक की नज़र में इसका इस्तेमाल सिर्फ रथ खींचने के लिए किया जाता था। अचानक न केवल बिजली का दैत्य बल्कि अन्य जानवर भी जिन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया था, ने महसूस किया कि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। उन्हें डर था कि यह युवक उनका रथ खींचने के लिए उन्हें ले जाएगा। उनमें से कुछ छिपे हुए जानवर भी थे जो बिजली के जलगज से कमजोर नहीं थे। इस समय उन्हें अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। हालांकि इस युवक ने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी, फिर भी उसका शरीर एक ऐसी आभा छोड़ रहा था जिससे वे अतुलनीय रूप से भयभीत थे। यह एक प्रकार का दबाव था जो एक श्रेष्ठ से अधीनस्थ के आदिम रक्त रेखा से उत्सर्जित होता था। बिजली बेगेमोत ने गरजते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ। हालांकि इसने कोई चाल नहीं चली। यह एक क्षण पहले की तरह नहीं था, जब इसकी आवाज के मरने से पहले ही इसने सीधे हमला कर दिया था। मुमकिन है वह इस युवक से बहुत डरती भी थी। यह धीमी आवाज में दहाड़ता रहा और अपनी विशाल आंखें इस युवक पर टिका दीं। आह आह आह, यह वास्तव में तकलीफदेह है। आप वास्तव में नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं कि यह राजकुमार बल प्रयोग करे? युवक ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, जैसे वह बहुत परेशान हो। फिर युवक ने हाइवुया को देखा और कहा, तस तस, तुम और भी बेहतर हो। भले ही मेरे रथ को खींचने के लिए तुम्हारे पास एक अजीब जानवर हो, यह कोचमैन के बिना नहीं हो सकता। तुम्हारे पास एक देवता का खून है, इसलिए तुम मेरा रथ खींच सकते हो। हाइवुया का चेहरा तुरंत उग्र हो गया। वह एक देवता का प्रतिष्ठित पुत्र था और उसके पास एक देवता का शुद्ध रक्त था। कुछ ही दशकों में वह पहले ही राजा के पद में प्रवेश कर चुका था। उसे कब इस तरह हेय दृष्टि से देखा गया था? वास्तव में उसे कोचमैन बनाने के लिए यह बिल्कुल असहनीय था। इस समय अन्य लोग थोड़े प्रबुद्ध थे। यह बिजली का जलगज पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। एक अति प्राचीन जंगली जानवर के वंशज होने के नाते इसके पूर्वज देवताओं से भी नहीं डरते थे। इसकी योग्यता और प्रतिभा भी उपस्थित लोगों में प्रथम श्रेणी की थी। फिर भी हाइवुया वास्तव में इसे एक झटके में उड़ाने में सक्षम थी। जाहिर है वह साधारण नहीं था। केवल अब उन्हें पता चला कि उसके पास वास्तव में समुद्र देवता का रक्त था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली था। हालांकि ऐसा व्यक्ति भी इस व्यक्ति के लिए केवल एक कोच हो सकता है। यह व्यक्ति कौन था? हाइवुया का आभामंडल बढ़ना जारी रहा और ऐसे संकेत थे कि वह किसी भी समय हमला करेगा। आओ शिबा, इतने सालों तक एक दूसरे को न देखने के बाद तुम और भी घमंडी हो गई हो। तुम्हें जरा सा भी संयम नहीं है। एक सुस्त आवाज सुनकर शून्य में धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। सभी की आंखें इस आकृति पर चमकने वाली स्पॉटलाइट की तरह थीं। धीरे धीरे एक शानदार लबादे में एक युवक की आकृति सबके सामने आ गई। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसकी तेज भौहें और चील जैसी आंखें थीं। वह काफी घमंडी दिखता था और उसका स्वभाव असाधारण था। क्या किनली, क्या तुम इस मामले में दखल देने जा रहे हो? हालांकि उन्होंने उतावलेपन से काम नहीं लिया। उसके पहले के शांत और आकस्मिक भावों के विपरीत उसके चेहरे पर थोड़ा डर था। हस्तक्षेप, टीएस नहीं, यह सिर्फ इतना है कि मैं इसे देखने के लिए सहन नहीं कर सकता। आपने अपनी गाड़ी खींचने के लिए एक बिजली के जानवर को पकड़ने की हिम्मत भी की। आप अभी भी पहले की तरह अहंकारी हैं। युवक किनली ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इसकी तुलना आपके किन परिवार से कैसे की जा सकती है? उस समय आपने मेरे 9 पूर्वजों को पकड़ लिया था और उन्हें 9 ड्रैगन्स कैरेज में बदल दिया था। ड्रैगन की पोशाक पहने युवक एओ शिबा ने किनली को मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखा। बकवास थी। उस समय जब मेरे पूर्वजों ने दाव को प्राप्त किया था, तब तुमने एक शब्द भी बकवास करने का साहस नहीं किया था। अब आप जानते हैं कि आपको इसके बारे में उपद्रव करना होगा। फालतू बात करनी है तो पहले क्यों नहीं की? बहुत देर हो चुकी है, किनली ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि यह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड है, न कि आपका ड्रैगन द्वीप। क्या आपका परिवार जानता है कि आप यहाँ बहुत अहंकारी हैं? एक अच्छा इंसान होने का ढोंग न करें। क्या आपको लगता है कि वे आपके प्रति केवल इसलिए पक्षपात करेंगे क्योंकि आपने सद्भावना व्यक्त की है? दिन के अंत में यह अभी भी ताकत पर निर्भर करता है। जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है वही सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। आओ शिबा ने किनली को ठंडेपन से देखते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं लंबे समय से आपके बेहतर कौशल का अनुभव करना चाहता था। किनली ने कहा कि जैसे ही उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। सब लोग कृपया शांत रहें। मेरे राजा ने फैसला किया है। येज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली जब उन्होंने किनली की शक्तिशाली आभा को महसूस किया। रहस्यमय क्षेत्र, यह एक रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह तुरंत चौंक गया। प्राचीन काल में केवल कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं ही रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थीं। हालांकि किनली की उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी वह पहले ही रहस्यमय दायरे में प्रवेश कर चुका था। इसने एक मार्शल पूर्वज की गहरी नींव को दिखाया। एओ शिबा भी थीं।
उसकी प्रभावशाली आभा बढ़ गई थी और यह किनली के आभा से कमतर नहीं थी। उसने अपना डोमेन जारी नहीं किया था, लेकिन उसने तुरंत एक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। यहाँ तक ये ज़िवेन को भी ऐसा लगा जैसे वो एओशिबा की आभा के बीच में आ गया हो। बस उनका आभामंडल ही सबका दमन करने के लिए काफ़ी था। यह एक रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञ का आतंक था। ये ज़िवेन अकेली नहीं थी जो हैरान थी। यहाँ तक हाइवुया, जो बहुत दूर थी, बेहद गुस्से में थी। उसका चेहरा लाल था। वह प्रतिष्ठित समुद्र परमेश्वर का पुत्र था। वह कोचमैन कब बने? यह घोर अपमान था। सब लोग कृपया शांत रहें। मेरे राजा ने फैसला सुनाया है। इस समय एक महिला अधिकारी एक शानदार वस्त्र पहने हुए आसमान से उतरी। वह सीधे एओशिबा और किनली के बीच खड़ी थी, दो भयानक विशेषज्ञों की आभा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। यह सीधे उनके बीच में गिर गया, उन दोनों के बीच टक्कर से बनी आभा को तुरंत तोड़ दिया। इससे सभी के हाव भाव बदल गए। यह महिला अधिकारी भी असाधारण थी। चाहे वह इस महिला अधिकारी की अथाह ताकत के डर से हो या फिर प्राचीन फीनिक्स दायरे के प्रति सम्मान के कारण, यहाँ तक अनियंत्रित लोग भी अचानक शांत हो गए और अब अभिमान नहीं किया। सभी ने महिला अधिकारी की ओर देखा। न जाने फीनिक्स किंग के पास किस तरह का फरमान था। मेरे राजा ने आदेश दिया है कि निर्वाण तालाब 3 दिनों में खुल जाएगा। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के विशिष्ट अतिथि के रूप में आप अवसर तलाशने के लिए वहां जा सकते हैं। महिला अधिकारी ने भावहीन होकर कहा, क्या निर्वाण तालाब खुल रहा है? यह बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था कि इसे शादी समारोह के बाद ही खोला जाएगा। यह अंत में यहाँ है। मैं रहस्यमय क्षेत्र युद्ध क्षेत्र से पूरी तरह से आया था। यह किस लिए है? क्या यह निर्वाण तालाब के लिए नहीं है? सभी अचानक खुश हो गए। उनके चेहरे आश्चर्य और खुशी से भरे हुए थे। जाहिर है उन्होंने इसके बारे में सुना था। कई लोग निर्वाण तालाब के लिए भी आए। केवल प्राचीन उजाड़ के लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। नहीं, उन्हें पता था कि इस बार निर्वाण पूल खोला जाने वाला है। वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। क्या निर्वाण पूल खुलने वाला है? हमें इसकी कोई खबर क्यों नहीं मिली? उनके बोलने से बहुत से लोग असंतुष्ट थे। जिसके बारे में बोलते हुए प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड थोड़ा अधिक था। हालांकि सभी ने कुछ नहीं कहा। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। इसके विपरीत प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड बहुत लंबे समय से बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि प्राचीन फीनिक्स दुनिया बाहरी दुनिया के साथ नहीं रह सकती। ऐसा लगता है कि हर कोई इसके बारे में जानता है, केवल हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। यह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र स्पष्ट रूप से हमारा मजाक उड़ाने की योजना बना रहा है। यह सही है, वे हमें ताकत दिखाने की योजना बना रहे हैं। उजाड़ पुरातनता में हर कोई एक गर्मागर्म चर्चा में था। ये लोग या तो युवा संभ्रांत थे या प्रमुख ताकतों के नेता थे। उनमें से किसी एक को अत्यंत ज्ञानी कहा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से वे निर्वाण तालाब के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं होंगे। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की गहराई में एक निर्वाण तालाब था। यह संपूर्ण फीनिक्स जाति की पुश्तैनी भूमि थी। यह फीनिक्स जाति का मुख्य स्थान भी था। फीनिक्स में निर्वाण के लक्षण थे। हालांकि उनमें से सभी अपने निर्वाण में सफल नहीं हो सके। वास्तव में ऐसे मामले भी थे जहां वे अपने निर्वाण में विफल रहे और मर गए। हालांकि उनके निर्वाण में सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी यदि वे निर्वाण तालाब में अभ्यास कर सकें। यह फीनिक्स जाति की नींव भी थी। निर्वाण तालाब ड्रैगन द्वीप के ड्रैगन परिवर्तन तालाब से अलग नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि दुनिया में सबसे पहले 9 रंगों वाला फोनिक्स भूतकाल में प्रकट हुआ था और यह फीनिक्स जाति के पूर्वज द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया गया था। फीनिक्स जाति के कुछ ही प्रतिभाओं को निर्वाण तालाब में अभ्यास करने का अवसर मिलेगा, इसलिए उन्होंने इस बिंदु के बारे में कभी नहीं सोचा था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड का वास्तव में इसे खोलने का इरादा होगा। हालांकि सबसे भयानक बात यह थी कि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के लोगों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इसने उन्हें अचंभित कर दिया था, इसलिए वे बिना तैयारी के पकड़े गए थे। हालांकि कोई भी इस तरह के जीवन भर के अवसर को जाने देने को तैयार नहीं था। ये ज़िवेन, हाइवुया और अन्य की तुलना में प्रमुख ताकतों के ये स्वामी ज्यादातर अपने चरम पर थे। उनमें से कुछ ने अपने गोधूली वर्षों में भी प्रवेश किया था। वे अभी तक एंजल की क्षय अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाए थे। हालांकि यदि उनके पास कोई विशेष अवसर नहीं है तो वे अपने जीवनकाल में कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। नवजात गहन दायरे में प्रवेश करने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि यदि वे निर्वाण तालाब में प्रवेश कर सकते हैं तो उनके रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना बहुत अधिक होगी। ये शिवेन भी इसे लेकर बहुत उत्साहित थी। जहां तक जाति का संबंध है, केवल रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करके ही वह अन्य जातियों को डराने के योग्य होगा। हालांकि यह रसातल के शैतान भगवान के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, वह कम से कम अन्य बेचैन जातियों को रोकने में सक्षम होगा।
उसे विश्वास था कि वह राजा ताइकान के प्रतिरोध के बिना भी मानव जाति की रक्षा कर सकता है। यह सोचकर वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। निर्वाण तालाब की मदद से उनके शरीर में फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के साथ मिलकर उनकी खेती बहुत ही आशाजनक होनी चाहिए। उसे रहस्यमय दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। उस समय उनकी स्थिति भी काफी बदल जाएगी। हालांकि सभी के मूड के शांत होने का इंतजार न करते हुए महिला अधिकारी ने एक और चौंकाने वाली खबर कही। इस बार हमारे कबीले के राजकुमार के विवाह समारोह में भाग लेने के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। शादी के बाद हमारे राजा अपनी दत्तक पुत्री के लिए एक पति का चयन करेंगे। भाग लेने वाली दौड़ सीमित नहीं है, उस समय हमारे कबीले की युवा प्रतिभाएं भी भाग लेंगी। यह सभी जातियों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक भव्य आयोजन बन जाएगा। इस समय महिला अधिकारी ने शब्द दर शब्द कहा। इसके अलावा ये जिवेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी नज़र जानबूझकर या अनजाने में उसकी ओर जा रही थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में कुछ हैरान महसूस कर रहा था। यह दत्तक बेटी, क्या यह स्वर्गीय फीनिक्स लड़की हो सकती है जो पहले रहस्यमय विश्व युद्ध के मैदान में शानदार ढंग से चमकी थी? किसी ने ऊंचे स्वर में पूछा। यह सही है, महिला अधिकारी ने उदासीनता से कहा। क्या यह वास्तव में स्वर्गीय फीनिक्स गर्ल है? कई लोगों की आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने स्वर्गीय फीनिक्स गर्ल के बारे में सभी प्रकार की किंवदंतियों के बारे में सुना था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वास्तव में स्वर्गीय फीनिक्स गर्ल से शादी करने का अवसर मिलेगा। मूल रूप से उनके आने का कारण यह था कि वे जानते थे कि निर्वाण तालाब खोला जाएगा। कौन जानता था कि और भी विस्फोटक समाचार होंगे। फीनिक्स किंग की दत्तक बेटी के रूप में स्वर्गीय फीनिक्स गर्ल वास्तव में एक पति का चयन करने जा रही थी। उनके लिए निस्संदेह यह एक बहुत मजबूत उत्तेजना थी। केवल एओशिबा और किनली ऐसे लग रहे थे जैसे वे पहले से ही जानते थे कि क्या होने वाला है। उनके लिए हालांकि निर्वाण तालाब के प्रभाव अभी भी थे, यह उतना जरूरी नहीं था जितना उन राजा रैंक के विशेषज्ञ थे जो गहरे दायरे में घुसना चाहते थे। यह अफवाह है कि स्वर्गीय फीनिक्स गर्ल दूसरी जगह से फीनिक्स किंग की गोद ली हुई बेटी है। चूंकि वह 100 साल से भी पहले मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड में दिखाई दी थी, इसलिए वह जल्दी ही प्रसिद्ध हो गई। उसे प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों कहा जा सकता है। जो कोई भी उससे शादी करता है उसके पास न केवल एक शक्तिशाली सहायक होगा, बल्कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का समर्थन भी प्राप्त करेगा। यह सही है। हालांकि यह कहा जाता है कि स्वर्गीय फीनिक्स लड़की फीनिक्स कबीले की सदस्य नहीं है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि वह एक इंसान है। क्या वह सच है? आप इस तरह की अफवाह पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसके अलावा फीनिक्स कबीले को अनगिनत वर्षों से स्थापित किया गया है। शुद्ध रक्त रेखाओं वाले लोगों के अलावा कई उपप्रजातियां हैं। मानव जाति के बीच उपप्रजातियां भी हैं। इसमें इतना अजीब क्या है? सच कहूं तो इंसान होना ठीक है, लेकिन फीनिक्स कबीले का सदस्य होना भी ठीक है। इस समय किसी ने पूछा, क्या होगा अगर स्वर्गीय फीनिक्स लड़की अनिच्छुक है? स्वर्गीय फीनिक्स लड़की रहस्यमय दुनिया में हत्या की होड़ में जा सकती है। अगर वह अनिच्छुक है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही इस व्यक्ति ने यह कहा, सभी को तुरंत ऐसा लगा जैसे ठंडे पानी का एक कटोरा उनके ऊपर डाला गया हो। वास्तव में स्वर्गीय फोनिक्स लड़की कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह एक भयानक अस्तित्व भी थी जो भविष्य में उसके दाव को साबित करने की क्षमता रखती थी। ऐसी पत्नी से शादी करना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे आम लोग नियंत्रित कर सकते थे। अगर वह राजी होती तो ठीक होता। हालांकि अगर वह अनिच्छुक थी तो समय आने पर वे अपनी मौत की मांग कर रहे होंगे। यहां तक अगर वे मारे भी जाते तो उनके साथ तर्क करने का कोई तरीका नहीं होता। यह मेरे कबीले की समस्या है। मुझे यकीन है कि यह आपको निराश नहीं करेगा, महिला अधिकारी ने बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने इन लोगों के सवालों को जरा भी दिल पर नहीं लिया। चूंकि यह मामला है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। यह सही है। यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि दामाद की तलाश कब शुरू होगी। समय आने पर सभी विशिष्ट अतिथियों को सूचित करने के लिए एक विशेष व्यक्ति होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछने के लिए एक विशेष व्यक्ति ढूंढ सकते हैं। इस अधिकारी के पास अभी भी मामलों में शामिल होने के लिए है, इसलिए मुझे आपके साथ न आने के लिए क्षमा करें। महिला अधिकारी के बोलने के बाद उसने किसी को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। वह सीधे शाही महल की दिशा में गायब हो गई, जैसे कि वह शाही फरमान में वापस जा रही हो। महिला अधिकारी के जाते ही हर कोई तुरंत उत्तेजित हो गया, चाहे वह हेवनली फीनिक्स गर्ल के दामाद की खोज का समाचार हो या निर्वाण पूल के खुलने का। इन महत्वपूर्ण लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। अचानक हर कोई एक दूसरे के खिलाफ पहरा दे रहा था। यदि वास्तव में जैसा महिला अधिकारी ने कहा होता तो वे एक दूसरे के विरोधी बन जाते। मैंने पहले कहा है कि सबसे प्रभावी चीज अभी भी मुट्ठी है। यहां तक अगर आप उनके लिए बोलते हैं तो यह बेकार है। फीनिक्स किंग आपके प्रति पक्षपाती नहीं होगा क्योंकि आपने कुछ अच्छे शब्द कहे हैं। एओशिबा ने किनली को उत्तेजक रूप से देखते हुए कहा।
यह स्पष्ट था कि वह यह पहले से ही जानता था और असाधारण रूप से आश्वस्त था। मुट्ठी, तुम्हारी मुट्ठी मेरी जितनी बड़ी है या नहीं, यह दूसरी बात है। किनली ने थोड़ी सी भी कमजोरी नहीं दिखाई। हमारे मार्शल संप्रदाय के लोग कभी पीछे नहीं हटते। उद्धरण चिन्ह। हम्फ, एओशिबा ने ठंडेपन से सूंघा। वह और नहीं रुका और सीधे चला गया। वह किनली का सामना जारी रखने के मूड में नहीं था। एओशिबा के जाने के बाद किनली भी जल्दी से निकल गए। ऐसा लगता था कि उन्हें बाकी लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। स्वर्गीय फीनिक्स गर्ल, येज़िवेन का दिल धड़ाम से उछल पड़ा। अचानक उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्वर्गीय फीनिक्स लड़की वास्तव में हुआ मेघान है? यह सोचकर येज़िवेन के विभिन्न विचार एक बांध से फूटती हुई बाढ़ की तरह थे। मूल रूप से उन्हें इस दामाद के चयन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब अगर स्वर्गीय फीनिक्स मैडन हुआ मेघान था तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, भले ही वह इच्छुक हो या नहीं। निर्वाण तालाब की बात सबकी उम्मीदों से बाहर थी तो इस दामाद के चयन की बात सबकी उम्मीदों से बाहर थी। उन्होंने इसके बारे में पहले कुछ नहीं सुना था। आओ शिबा, आओ शिबा, आओ शिबा। हाइवुया ने क्रूरता से उस दिशा की ओर देखा जहां एओशिबा गायब हो गई थी। आज का मामला निस्संदेह उनके लिए अपमानजनक था। अपने पूरे जीवन में वह इतना अपमानित कभी नहीं हुआ था। किसी ने कभी उसे कोचमैन के रूप में व्यवहार करने का साहस नहीं किया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, अगर वह एक कोचमैन के रूप में पकड़ा गया होता तो एक सेकंड के लिए भी वह जीवन भर अपना सिर नहीं उठा पाता। अब भी उसे लगा कि सब उस पर हंस रहे हैं। वह अत्यंत क्रोधित था। इस समय येज़िवेन ने भी अपनी निगाहें हटा लीं। वह मन ही मन विचार कर रहा था। शुरू से अंत तक इस मामले को लेकर अजीबोगरीब माहौल बना रहा। सबसे पहले तो निर्वाण तालाब का खुलना बड़ा अजीब था। जहां तक वह जानता था, निर्वाण तालाब कभी भी जनता के लिए नहीं खोला गया था। यह जनता के लिए ड्रैगन द्वीप के ड्रैगन परिवर्तन तालाब के उद्घाटन के समान था। यह अपने आप में एक अकल्पनीय मामला था। हालांकि इसे राजकुमार के विवाह की खुशियों को बढ़ाने वाला कहा गया था, लेकिन यह वास्तव में अनुचित था। इसके अलावा स्वर्गीय फीनिक्स मैडन के लिए एक दामाद के चयन की बात तो और भी अजीब थी। इस बार आए लोगों में कई विशेषज्ञ भी थे। उनमें जायंट थंडर बीस्ट जैसे उत्कृष्ट विशेषज्ञ भी थे। यह ऐसी परिस्थितियों में था कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ने इस मामले को बड़े पैमाने पर प्रचारित नहीं किया था। यदि प्राचीन फीनिक्स दायरे ने यह खबर जारी की होती कि वे स्वर्गीय फीनिक्स मैडन के लिए एक दामाद का चयन कर रहे हैं तो अनगिनत युवा प्रतिभाएं आ जातीं। उस स्थिति में यह मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में बहुत बेहतर होता। इसके अलावा महिला अधिकारी का अर्थ स्पष्ट था। इस बात की परवाह किए बिना कि स्वर्गीय फीनिक्स मैडन राजी थी या नहीं, फिर भी उसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। फीनिक्स किंग की प्यारी गोद ली हुई बेटी के लिए यह इतना अकल्पनीय था। कोई इसे कैसे भी देखे, यह बिल्कुल असंभव था। लेकिन जो भी हो, येज़िवेन ने पहले ही इस मामले की अंत तक जांच करने का मन बना लिया था। मूल रूप से वह सत्य का पता लगाने और हुआ मेघान को दूर ले जाने का रास्ता खोजने के इरादे से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में आया था। अब उसे जो करने की आवश्यकता थी वह 3 दिनों में निर्वाण पूल के खुलने की प्रतीक्षा करना था और फिर गहन क्षेत्र में प्रवेश करना था। हालांकि इससे पहले कि वह बस पाता, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। क्या आप येज़िवेन हैं? यह एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 15 या 16 साल लग रही थी। उसका कद येज़िवेन के सीने के ठीक ऊपर था। येज़िवेन का शरीर बहुत लंबा और मजबूत नहीं था, लेकिन इस लड़की का कद केवल उसकी छाती तक था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस युवा लड़की ने नीले रंग की एक लंबी पोशाक पहनी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी और उसकी सुंदर आंखें लहरों से भरी हुई थीं। मिस, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? येज़िवेन ने पूछा। आप येज़िवेन हैं, यह बहुत अच्छा है। लड़की की आवाज अभी फीकी ही पड़ी थी कि वो तुरंत येज़िवेन को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ी। उसकी सफेद जेब जैसी हथेली सीधे येज़िवेन की ओर गिरी। जल्दी, जल्दी, जल्दी। यह ऐसा था मानो यह अत्यधिक गति तक पहुंच गया हो और केवल बाद की छवियों को शून्य में छोड़ गया हो। अंतरिक्ष इंच से इंच विकृत हो गया और केवल एक तेज भेदी ध्वनि सुनी जा सकती थी। यह सफेद जेब जैसी हथेली तुरंत एक तेज पंजे में बदल गई और येज़िवेन की ओर गिर गई। हालांकि उसकी गति तेज थी, लेकिन येज़िवेन की गति और भी तेज थी। लगभग एक ही पल में वो सीधे येज़िवेन द्वारा पकड़ ली गई। टकराना। इस लड़की की नाजुक कलाई को येज़िवेन ने मौके पर ही पकड़ लिया। आप क्या करना चाहते हैं? येज़िवेन ने सख्त आवाज में फटकार लगाए। हालांकि उसने उसके बल प्रयोग जारी रखने की प्रतीक्षा नहीं की और इस लड़की को अपनी कमर मरोड़ते देखा। उसका पूरा शरीर आसमान में उड़ गया और उसका पैर येज़िवेन के सिर की तरफ आ गया। विस्फोटक किक ने विशाल आकाश को चीर डाला। शायद एक पहाड़ को भी लात मारी जाए तो वह फट जाएगा। येज़िवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने दूसरे हाथ से उस पैर को उसी जगह पकड़ लिया। टकराना। एक शक्तिशाली बल ने येज़िवेन की बांह को थोड़ा सा हिलाया।
ये जिवेन के पास अत्याचारी शरीर था, तो कोई भी इस लेग व्हिप की भयानक ताकत की कल्पना कर सकता है। हालांकि इस लड़की का रुकने का इरादा नहीं था। उसने अपना दूसरा हाथ छोड़ा और ये शिवेन की ओर एक मुक्का मारा। मुट्ठी की ऊर्जा में एक भयानक मुट्ठी का इरादा प्रकट हुआ और तुरंत ये शिवेन को दबा दिया। ये जिवेन असहाय थी, वह केवल टिपटो कर सकता था और उसका फिगर लगातार पीछे की ओर उछलता था। टकराना, आकाश फट गया और गंदगी में बदल गया। स्पिरिट एनर्जी उबल गई और नष्ट हो गई। एक बड़ा तूफान आया था और ये जिवेन के कपड़े हवा में लहरा रहे थे। मुझे दोष मत दो अगर तुम मुझे नहीं बताते कि तुम कौन हो और मुझ पर हमला करना जारी रखो, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उनका धैर्य असीमित नहीं था। यह लड़की कुछ नहीं बोली। उसने केवल ये जिवेन को एक मुस्कान के साथ देखा और फिर कहा, ऐसा लगता है कि आपके कौशल बहुत अच्छे हैं। बहन हुआ ने आपको गलत नहीं समझा। ये शिवेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या कहा आपने? उसकी सांसें तेज होने लगीं। जब से उसने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में प्रवेश किया था, तब से वह हुआ मैनधान के बारे में पूछताछ करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह क्षेत्र सख्त नियंत्रण में था, इसलिए उसके पास बाहर जाने और समाचार के बारे में पूछताछ करने का समय नहीं था जब किसी ने उसे एक संदेश भेजा था। तुम मुझे इतनी उग्रता से क्यों देख रहे हो? इस लड़की ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और ये शिवेन को असंतोष से देखा। आप कौन हैं? ये जिवेन ने पूछा। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन क्या आप बहन हुआ के बारे में सुनना चाहती हैं? इस लड़की ने मुस्कराते हुए कहा। ऐसा नहीं लगता था कि वो ये शिवेन की प्रभावशाली आभा से दबी हुई थी। उसके नाजुक छोटे चेहरे ने ये जिवेन को उपहास के संकेत के साथ देखा। ठीक है, मुझे बताओ। ये जिवेन ने अपने दिल में बढ़ते खून को शांत किया और कहा। यह सही है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सिर्फ एक बार ही कहूंगी। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें पता है कि बहन हुआ शादी समारोह के बाद दामाद की तलाश करेगी, है ना? हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसने अपने दिल में सोचा, स्वर्गीय फीनिक्स महिला वास्तव में हुआ मेघान है। दूसरे शब्दों में, मुझसे गलती नहीं हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे दिल में इतना तीव्र पूर्वाभास था। आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, अन्यथा सिस्टर हुआ हमेशा के लिए अभिशाप की स्थिति में आ जाएगी। इस लड़की ने कहा। क्या चल रहा है? ये जिवेन ने पूछा। इस मामले ने शुरू से अंत तक एक अजीबोगरीब माहौल सामने रखा था। हालांकि स्वर्गीय फीनिक्स की रक्त रेखा को बनाए रखने के लिए कुछ बुजुर्ग बहन हुआ के लिए फीनिक्स किंग के समर्थन से बहुत असंतुष्ट थे। उन्होंने इस आधार पर सिस्टर हुआ की खेती को रोकने की मांग की कि वह एक इंसान थी। हालांकि स्वर्गीय फीनिक्स की रक्त रेखा को बनाए रखने के लिए उन्होंने बहन हुआ को कबीले के एक राजकुमार से शादी करने के लिए मजबूर किया। हालांकि सिस्टर हुआ ने जो सही था उसके लिए तर्क दिया, लेकिन वह बड़ों के भारी दबाव का विरोध नहीं कर सकी। यहां तक मैं, फीनिक्स किंग, भी जानबूझकर काम नहीं कर सका। इसलिए हमारे कुल के कई स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ भी इस चयन में भाग लेंगे। इसके अलावा वे निंदनीय हैं। वे इस चयन की घोषणा जनता के सामने नहीं करेंगे। इसलिए इस चयन में प्रत्येक कबीले के कुछ सच्चे नायक ही भाग लेंगे। एओशिबा और किनलाई के अलावा कोई सभ्य नहीं है। सिस्टर हुआ स्वर्ग की गौरव विशेषज्ञ हैं। वह उन कचरे से कैसे शादी कर सकती है? इस लड़की ने ठंडी सूंघी। वह उन साधारण स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों के प्रति पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण लग रही थी। उसने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। लड़की की इस व्याख्या को सुनने के बाद ये शिवेन आखिरकार समझ गई कि यह मामला इतना अजीब क्यों था। उन्होंने अचानक प्राचीन बेरेंस महाद्वीप को प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में क्यों आमंत्रित किया? यह अभूतपूर्व था। इसके अलावा निर्वाण पूल का उद्घाटन और स्वर्गीय फीनिक्स मैडन के दामाद के चयन को कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया था। यह पता चला कि वे इसे छुपा रहे थे। शायद प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के बुजुर्ग उन विशेषज्ञों को आकर्षित नहीं करना चाहते थे जो अपने कबीले के अभिजात वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत शक्तिशाली थे। इस संसार में स्वर्ग के अगणित अभिमान विशेषज्ञ थे। उनमें से कई अत्याचारी थे और आम लोगों की कल्पना से परे थे। भले ही वे कर सकते थे, वे निश्चित नहीं हो सकते थे। फिर भी इसने अभी भी दो भयानक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञों एओशिबा और किनली को आकर्षित किया। इससे पता चला कि बड़ों की चिंताएं अनुचित नहीं थीं। मूल रूप से हमें नहीं पता था कि क्या करना है। हालांकि चूंकि आप यहाँ हैं, यह सबसे अच्छे के लिए है। यदि आप उन सभी को हरा सकते हैं और बहन हुआ को खुले और सती तरीके से दूर ले जा सकते हैं, तो उन जिद्दी बूढ़े माता पिता के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं होगा। वे अब बहन हुआ के लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। लड़की ने कहा, मुझे डर था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। अंत में मैंने इसे आजमाया। तुम जाने योग्य हो। हालांकि आप बहुत मजबूत नहीं हैं, आप कमजोर भी नहीं हैं। हालांकि मुझे डर है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। क्या सिर दर्द है? फिर लड़की ने अपना माथा पकड़ लिया और आह भरी। वह छोटी लोली की तरह लग रही थी। भले ही वह गहरी होने का नाटक कर रही थी,
लेकिन फिर भी वह असाधारण रूप से प्यारी लग रही थी। यहाँ तक यक्षिवेन के मुंह का कोना भी थोड़ा सा फड़कने से खुद को रोक नहीं सका और वह लगभग हंस पड़ा। हालांकि फिर भी वह अभी भी लड़की द्वारा खोजा गया था। वह तुरंत क्रोधित हो गई और बोली, तुम किस पर हंस रहे हो? क्या मैंने जो कहा वह हास्यास्पद था? नहीं, कुछ नहीं, मैंने अभी कुछ मज़ेदार सोचा है। तो ज़िवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह अच्छा है। हम्फ। लड़की ने सूंघकर यक्षिवेन को देखा। इस बार आप जिन विरोधियों का सामना करने जा रहे हैं वे कमज़ोर नहीं हैं। आइए मेरे कबीले के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में बात न करें। यहाँ तक ड्रैगन द्वीप के एओशिबा और मार्शल ग्रेट मास्टर किनली युवा प्रतिभाशाली हैं जिन्होंने रहस्यमय विश्व युद्ध क्षेत्र पर शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे विरोधियों का सामना करना आपके लिए वाकई दुख की बात है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक यह ठीक है। मुझे तुम पर विश्वास है। लड़की ये ज़िवेन की तरफ गई और उछल पड़ी। उसने ज़िवेन के सिर को थपथपाया और कहा। लड़की को देखते ही ये ज़िवेन अवाक रह गए। वैसे भी आपको इस समय परेशानी खड़ी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह सबसे अच्छा है अगर आप इस मामले को नष्ट कर सकते हैं। लड़की ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे और एक वयस्क की तरह व्यवहार किया। ये ज़िवेन अवाक थी। क्या वह ठीक है? ये ज़िवेन ने रुककर पूछा। बेशक, वह ठीक नहीं है। उसके बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, अन्यथा वे मुझे यहाँ नहीं भेजते। लड़की ने यक्षिवेन की ओर अवाक होकर देखा और कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास यक्षिवेन की बातों से कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता, अन्यथा मैं दूसरों का ध्यान आकर्षित करूँगा। यह अच्छा नहीं होगा यदि वे उस समय आपको निशाना बनाएंगे, लड़की ने कहा। यक्षिवेन उसे बताना चाहती थी कि उसे पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। अगर यक्षिवेन पहले नहीं समझ पाया था तो अब वह कैसे नहीं समझ सका? शायद उसे पहले ही अंतरिक्ष चैनल पर निशाना बनाया जा चुका था। आखिर एक राजा स्तर का विशेषज्ञ जिसे अंतरिक्ष चैनल की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया था, इतना लापरवाह व्यक्ति कैसे हो सकता है? यक्षिवेन ने स्पष्ट रूप से अपना निमंत्रण दिखाया था, हालांकि उन्हें फिर भी निशाना बनाया गया। यह एक समस्या थी। इसके अलावा प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के वे दूत जो प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आए थे, स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहे थे। यह कोई संयोग नहीं था। इसके अलावा यह युवा लड़की उसे सीधे खोजने में सक्षम थी। इसलिए वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में उसका अस्तित्व एक रहस्य नहीं था। कम से कम उनका अस्तित्व उन लोगों के लिए एक रहस्य नहीं था जो इसमें रुचि रखते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह गुप्त था या नहीं। फिर भी उसका हृदय अचानक सतर्क हो गया। मूल रूप से उसने चुपचाप घुसने और कार्य करने के अवसर की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी। हालांकि ऐसा लगता था कि वह तब बहुत भोला था। फैंगलिंग के लौटने के बाद उसके लिए उसके अस्तित्व का उल्लेख नहीं करना असंभव था। फीनिक्स किंग हुआ मैनघान को कितना महत्व देता है, उसके लिए इस मामले को नज़रअंदाज करना असंभव था। उन्हें डर था कि एंशिएंट फीनिक्स वर्ल्ड के लोग उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं, और हुआ मैनघान द्वारा समझौता करने से लगातार इनकार करने से इसका बहुत कुछ लेना देना था। उसने यह भी अनुमान लगाया कि ये लोग उसे मिटाने का बहाना ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वे कई बार उन पर हमला कर चुके थे। बात बस इतनी थी कि उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। यदि यह विचार सच होता तो प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की उनकी यात्रा की स्थिति गंभीर होती। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह अंधेरे में छिपकर कोई ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। यहाँ विभिन्न दुनियाओं के बहुत सारे उत्कृष्ट कुलीन मौजूद थे, इसलिए उसे उतना नहीं माना जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। शायद बहुत से लोग उसकी हरकतों पर ध्यान दे रहे थे। यक्षिवेन यह सोचने के बाद और भी शांत हो गया कि वह अन्य लोगों की निगरानी का लक्ष्य बन सकता है। उन्होंने विभिन्न लोगों के उत्कृष्ट नायकों के बीच होने वाली बैठकों में भी भाग नहीं लिया। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और किसी भी मेहमान से मिलने से इनकार कर दिया। वह 3 दिन बाद निर्वाण पूल के खुलने का पूरे दिल से इंतजार करने लगा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। विभिन्न दुनिया के अभिजात वर्ग के लिए जो अपने स्वयं के विचारों में व्यस्त थे, यह सिर्फ एक पलक झपकने जैसा था। सब इकट्ठे हो गए थे, और प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड द्वारा भेजा गया व्यक्ति वही महिला अधिकारी थी जो पहले थी। यह महिला अधिकारी 3 दिन पहले की तुलना में और भी अधिक गरिमा में दिख रही थी। विशिष्ट अतिथि, हमारा प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड का निर्वाण पूल आज खुलने वाला है। निर्वाण पूल एक कोमल स्थान नहीं है, यह अंदर से बेहद खतरनाक है। पीढ़ी दर पीढ़ी प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के कई नायक अंदर ही अंदर दुखद रूप से मर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे समझ सकता है। वहीं आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं। 3 दिनों के बाद आपको हर अतिरिक्त दिन के लिए आधे ड्रैगन की नस की कीमत चुकानी होगी। तभी आप जारी रख सकते हैं। क्या आपका कोई प्रश्न है? महिला अधिकारी ने उदासीन स्वर में पूछने से पहले भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाईं। हर कोई
प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का निर्वाण पूल आज खुलने वाला है। आप सभी के पास निर्वाण पूल के भीतर अपना निर्वाण पूरा करने का अवसर होगा। फिर उसने उदासीन तरीके से पूछा। सभी में अचानक हड़कंप मच गया। उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि यह मामला इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसी विनाशकारी स्थिति होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि यह मामला उन पर नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग झिझकने लगे। हालांकि एक दिन के लिए आधा ड्रैगन नस की कीमत ने विभिन्न दुनिया के अभिजात वर्ग को गुप्त रूप से अवाक कर दिया था। भले ही वे अपनी अपनी दुनिया में अभिजात वर्ग के अस्तित्व में थे, अगर उनकी कुल संपत्ति के बारे में बात की जाए तो आधा ड्रैगन नस होना पहले से ही बहुत माना जाता था। ड्रैगन नस होना पहले से ही एक बड़ा सौभाग्य माना जाता था। हालांकि एक दिन के लिए निर्वाण पूल में आधे ड्रैगन नस को भिगोने की आवश्यकता थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह आसमान छूती कीमत थी। फिर भी उनमें से कई इसे आजमाने को तैयार थे। सफलता हासिल करने के अवसर के बदले आधा ड्रैगन नस का उपयोग करना इसके लायक था। इसके अलावा उनके पास अभी भी 3 दिन का खाली समय था। कुछ देर तक सभी ने हंगामा किया, फिर वे शांत हो गए। हालांकि अंत में कोई पीछे नहीं हटा। प्राचीन फीनिक्स विश्व का निर्वाण पूल अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बस यही नाम ही काफी था। इसने उनका ध्यान भी आकर्षित किया था और वे अपनी आंखें नहीं हटा सकते थे। चूंकि कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता है, सभी विशिष्ट अतिथि कृपया मेरा अनुसरण करें। महिला अधिकारी ने सभी पर अपनी निगाहें जमाने के बाद कहा। फिर उसकी आकृति हजारों मील दूर गायब हो गई। सब लोग तेजी से उसके पीछे हो लिए। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति गहन साधना करने वाला व्यक्ति था। कुछ ही देर में वे उसके झांसे में आ गए। सबसे आगे 2 लोग कोई और नहीं बल्कि एओशिबा और किनली थे। दोनों रेस में लग रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया, वे बस एक दूसरे को देना नहीं चाहते थे। जल्द ही हर कोई इंपीरियल सिटी के बाहर आ गया। वहां एक अतुलनीय रूप से विशाल पर्वत श्रृंखला थी जो हजारों मील दूर थी। पर्वत श्रृंखला नाना प्रकार के आकर्षणों से आच्छादित थी। पूरी पर्वत श्रृंखला इसके भीतर पूरी तरह से घिरी हुई थी। बहती हुई रोशनी झिलमिला उठी और एक विशाल मोहरबंद दुनिया बन गई। महिला अधिकारी द्वारा सील किए गए बैरियर को खोलने के बाद जिस क्षण सभी ने प्रवेश किया, उन्हें तुरंत आकाश को ढंकने वाली और पृथ्वी को ढंकने वाली एक भयानक ज्वाला महसूस हुई, जैसे कि वह पूरी दुनिया को जलाना चाहती हो। कई लोगों को गाद से पकड़ा गया था। उनके शरीर को तुरंत आग लगा दी गई। वे लगातार दर्द से कराह रहे थे। कई विशाल अपशकुन जानवर जमीन पर लौट रहे थे। दुनिया भी कांप रही थी। ये ज़िवेन की दिव्यता एक पल में अपने आप उठी और उसे अपने में घेर लिया। यह ज्वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। यह उसकी दिव्यता से जल भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी ये ज़िवेन दिव्यता के माध्यम से इन लपटों की गर्मी को अभी भी महसूस कर सकती थी। यह बहुत भयानक था। महिला अधिकारी की नज़र नीचे की ओर झुकी और उसने एक ज़िवेन की तरफ देखा। यह देखकर कि उसने आग की लपटों को आसानी से रोक दिया था, उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था, लेकिन यह केवल थोड़ा आश्चर्य था और कुछ नहीं। उसने फिर ठंडे स्वर में कहा, निर्वाण तालाब अंदर है, कृपया मेरे साथ आओ। इतना कहकर महिला अधिकारी आग के समंदर में गायब हो गई। हालांकि इस समय बहुत से लोग खेदजनक स्थिति में थे, फिर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि चीजें इस बिंदु पर आ गई थीं। वे केवल सीधे ही भाग सकते थे। ये लपटें बेहद भयानक थीं। वे नॉन-अमिंगली फायर थे। यहाँ तक कुछ म्यूटेंट जो आग की लपटों में पैदा हुए थे और आग की लपटों को भस्म कर सकते थे, जैसे कि यह उनकी दिनचर्या थी, गर्मी से चिल्ला रहे थे, अकेले दूसरे म्यूटेंट को छोड़ दें। उन्होंने आग की लपटों का विरोध करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने का साहस नहीं किया। उन्होंने खुद को बचाने के लिए सभी प्रकार के अनुष्ठान किए और फिर ये फुटियन का अनुसरण किया। केवल एओशिबा, किनली और ये ज़िवेन ही इस तरह की लपटों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। उनमें से एओशिबा और किनली ने अपनी गहन मार्शल शक्ति पर भरोसा किया, जो आग की लपटों का विरोध करने के लिए सबसे परे था। केवल ये ज़िवेन अपने शरीर के साथ नॉन-अमिंग पौराणिक आग में चले गए, जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि ये ज़िवेन ने एओशिबा और किनली की तरह रहस्यमय दायरे में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी कई लोगों ने अपने दिल में उसके प्रदर्शन को याद किया और उसे एक खतरनाक लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया। हालांकि ये ज़िवेन ने अब परवाह नहीं की। उसने पिछले 3 दिनों में इसके बारे में सोचा था। वह एक लो प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसे लोग होंगे जो उसे लो प्रोफाइल नहीं रहने देंगे। उस स्थिति में वह एक उच्च प्रोफाइल रख सकता है और बस उन लोगों के अनुरूप हो सकता है। आग की लपटें आकाश में धधक उठीं, जिससे आग की लपटों की दुनिया बन गई। सबका हृदय नगाड़े की तरह धड़कने लगा। यह जगह पहले से ही काफी डरावनी थी। अकेले निर्वाण तालाब चलो, इस महिला अधिकारी ने कहा था कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में पिछली पीढ़ियों में बड़ी संख्या में उत्कृष्ट व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई थी। शायद वह सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही थी।
हालांकि चूंकि वे पहले ही यहाँ आ चुके थे, स्वाभाविक रूप से उनके पास हार मानने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने दांत पीसकर पीछा किया। पफ पफ पफ, एक विशाल और असीम मैग्मा तालाब सबके सामने प्रकट हुआ। इसका आकार कम से कम हजारों मील था। मैग्मा लगातार इस मैग्मा तालाब में बुदबुदाया और शून्य में एक अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। यह समुद्र की सतह जैसा दिखता था। मैग्मा की लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची थीं। यह असाधारण रूप से शानदार था। सबके मुंह और जीभ थोड़ी सूखी हुई थी। उन्हें लगा कि उनकी बाहें भी जल रही हैं। दूर से देखने से उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर का सारा पानी वाष्पित होने वाला है। अंदर का तापमान शायद बहुत चौंकाने वाला था। अंत में सभी को समझ में आया कि ऐसी जगह निर्वाण तालाब को पूरा करने के बाद उन्हें भारी नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा। विशिष्ट अतिथि, मैं इसे आखिरी बार कहूंगा, निर्वाण तालाब बहुत खतरनाक है। यदि आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं तो नीचे नहीं जाना सबसे अच्छा है। महिला अधिकारी ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। उसके गोरे और कोमल चेहरे पर लेशमात्र भी भाव नहीं था। वह अपने पैरों के नीचे मैग्मा की सैकड़ों मीटर ऊंची लहरों की आदी लग रही थी। तो उसे यह अजीब नहीं लगा। इसमें क्या कहना है, मैंने लंबे समय से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के निर्वाण तालाब के बारे में सुना है। किनली दिल से हंसे। उनका पूरा शरीर गर्म हवा के विपरीत एक जलते हुए आदमी में बदल गया था। बोलते ही उन्होंने मैग्मा में डुबकी लगा दी। वह तुरंत मैग्मा में डूब गया। हर कोई अब अपने अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका। ऐसे तपते वातावरण में तो दिव्य अनुभूति भी क्षण भर में लुप्त हो जाती। कुछ नहीं बचेगा। हम्फ, एओशिबा ने ठंडेपन से सूंघा। वह सुनहरी रोशनी से बाहर निकला और एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया। फिर वह निर्वाण तालाब में चला गया। एओशिबा के भी अंदर आने के बाद सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे गहरे दायरे में नहीं थे, इसलिए वे अन्य दो की तरह लापरवाह नहीं हो सकते थे। निर्वाण पूल के ऊपर खड़े होने से ही उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी भौहों में आग लग गई है। सांस लेने में भी ऐसा लग रहा था जैसे वे आग उगलने जा रहे हों। सभी के पसीने छूट रहे थे, जो पल भर में सूख गए। हम्फ, तुम काय? हाइवुया ने उपहास किया। उसके सिर के ऊपर एक नीले रंग की पानी की बूंद दिखाई दी, जिसने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया। उसकी रक्षा के लिए जलवाष्प फैल गया। आकाश में लपटों का समुद्र भी उससे नहीं जल सकता था। प्लॉप, इतना कहने के बाद जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। हाइवुया माउंट ताई की गति के साथ नीचे गिरा। एक पल में निर्वाण पूल ने लावा की एक विशाल लहर को उड़ा दिया जो हजारों मीटर ऊंची थी। इस समय प्राचीन उजाड़ की विभिन्न ताकतों के नेताओं ने एक दूसरे को देखा, फिर हाइवुया का पीछा किया और नीचे उतरे। वे पहले से ही शिखर तक विकसित हो चुके थे और यह गहन दायरे में प्रवेश करने का उनका एकमात्र मौका हो सकता है। प्राचीन उजाड़ युग की वर्तमान स्थिति के साथ किसी भी गहन दायरे के विशेषज्ञ का उनके कबीले के लिए एक असाधारण अर्थ होगा। रसातल शैतान भगवान द्वारा लाए गए दबाव का सामना करते हुए न केवल मानव जाति विलुप्त होने के खतरे में थी, बल्कि वे किसी भी तरह से बेहतर नहीं थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि डेविल रेस मुख्य रूप से मानव जाति पर अपने हमलों को समायोजित और केंद्रित कर रही थी, तो उनके पास इतना इत्मीनान का अवसर नहीं होगा। वे अच्छी तरह जानते थे कि दोनों पक्षों के बीच कभी भी टक्कर हो सकती है। यह पहले से ही कुछ ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। थोड़े समय में उनके लिए गहरे दायरे में प्रवेश करने का एकमात्र मौका यह निर्वाण पूल था। हालांकि जब हर कोई अभी भी हिचकिचा रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक तेज पंजा सीधे मैग्मा पूल से बाहर निकल रहा है। मौके पर प्राचीन उजाड़ क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर मैग्मा में वह कोयले के ढेर में बदल गया। यह क्या चल रहा है? हर कोई इस दृश्य को हैरानी से देख रहा था। फिर उन्होंने महिला अधिकारी की ओर देखा। न जाने क्या हो रहा था। हर कोई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह अज्ञात है कि पिछली पीढ़ियों में हमारे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के कितने नायक निर्वाण पूल में मारे गए हैं। उनकी तामसिक आत्माओं को बुझाया नहीं जा सकता है, इसलिए सभी को अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। महिला अधिकारी कहती है, जब तक आप 10 तामसिक आत्माओं को मार सकते हैं, तब तक आप एक दिन और निर्वाण पूल में रह सकते हैं। FCK, यह पता चला है कि वे चाहते हैं कि हम मर जाएं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी अच्छी चीज ने वास्तव में निर्वाण पूल खोल दिया। गड़गड़ाहट वाले जानवर की क्रोधित दहाड़ ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति फैल गई। यह सही है, जैसा मैंने कहा, निर्वाण पूल प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का एक रहस्य है। यहाँ तक प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के भीतर भी बहुत कम लोग हैं जिनके पास इसमें प्रवेश करने की योग्यता है। वे अचानक इसे हमारे लिए क्यों खोलेंगे? तो यह पता चला कि ऐसा कोई रहस्य है। यह सही है, यह मूल रूप से हमें मरने के लिए कह रहा है। एक के बाद एक भीड़ ने आक्रामक रूप से महिला अधिकारी की निंदा की। उनके चेहरे पर एक उत्तेजित नजर आ रही थी। हालांकि महिला अधिकारी के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। वह न तो जल्दबाजी में बोली और न ही धीमी गति से, विशिष्ट अतिथि, कृपया अधीर न हों, हम आपको पहले ही अंदर के खतरों के बारे में आगाह कर चुके हैं।
आप कैसे चुनते हैं यह आपके ऊपर है, हम आपको बाध्य नहीं करेंगे। मेरा मानना कि हर कोई जानता है कि आकाश में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? महिला अधिकारी बहुत स्पष्टवादी थी। उसे कुछ छुपाने का इरादा भी नहीं था। यह निर्वाण कुंड मेरी जाति का एक अनमोल खजाना है। हालांकि हर कोई इसे सहन नहीं कर सकता। मेरी जाति के कई प्रतिभाशाली और नायक इसमें दुखद रूप से मर चुके हैं। उनकी मूल आत्माएं हैं, बुझ नहीं गया है और आक्रोशपूर्ण आत्माओं में बदल गया है। हर बार जब कोई प्रवेश करता है तो ये नाराज आत्माएं बाहर आ जाएंगी और शरारतें करेंगी। अब क्रोधी आत्माओं की संख्या काफी बड़ी है। वास्तव में उनमें रहस्यमय क्षेत्र क्रोधी आत्माओं की कोई कमी नहीं है। इस महिला अधिकारी का कुछ भी छुपाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय सभी शांत हो गए। आखिर इस दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज थी ही नहीं, इसलिए उनके लिए इतना अच्छा अवसर इतनी आसानी से प्राप्त करना असंभव था। इसके अलावा प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड इस तरह के घाटे का सौदा नहीं करेगा। ये शिवेन अचानक समझ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड ने आदर्श से हटकर काम किया था। उन्होंने राजकुमार की शादी का जश्न मनाने के लिए निर्वाण पूल खोला था, लेकिन शायद यह इतना आसान नहीं था। नायक इस स्थान पर दुखद रूप से मर गए थे और एक के बाद एक क्रोधी आत्माओं में बदल गए थे। तब क्रोधी आत्माओं की संख्या एक लंबी अवधि में जमा हो जाती और प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के लोगों के पास उन्हें साफ करने के साधन नहीं होंगे। इसलिए उन्हें मिटाने में मदद करने के लिए विभिन्न दुनिया के अभिजात वर्ग यहाँ आए थे। आखिरकार यहाँ तक अत्याचारी प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड भी किंग ग्रेड विशेषज्ञों के एक समूह को लापरवाही से नहीं पकड़ सका। इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षित करना आसान नहीं होगा। ऐसे में उन्हें यहाँ दफनाना मुनासिब नहीं होगा। इसके विपरीत यदि निर्वाण पूल उनके लिए खोल दिया जाता है तो विभिन्न दुनिया के अभिजात वर्ग इन नाराज आत्माओं को मिटाने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, और अगर हताहत हुए तो भी प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड शामिल नहीं होगा। इसके अलावा वे इस अवसर का उपयोग विभिन्न दुनियाओं की ताकत को कमजोर करने के लिए भी कर सकते हैं। इसे एक तीर से दो शिकार करना कहा जा सकता है। ये शिवेन यह सोचने के बाद आखिरकार समझ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह मामला शुरू से अंत तक एक अजीब भावना से भरा हुआ था। सभी ने एक दूसरे को निराशा में देखा। उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। अगर वे नीचे उतरे तो यह खतरनाक होगा। हालांकि वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। महिला अधिकारी शांति से किनारे पर खड़ी थी। उसे हर किसी की पसंद की परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या चुनाव किया। उसकी नज़र सभी पर पड़ी और एक शिवेन के शरीर पर जा गिरी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि एक शिवेन क्या चुनाव करेगी। उसके मुंह के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। ये शिवेन ने एक पल के लिए विचार किया और उसी समय निर्णय लिया। प्राचीन वीरानी के नायकों के लिए अपने जीवन काल में रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का यह एकमात्र अवसर हो सकता है। इसलिए उनके पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। थोड़े समय में उसके लिए रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने की यही एकमात्र आशा थी। राजकुमार की शादी जल्द होगी और स्वर्गीय फीनिक्स मैडन की विवाह प्रतियोगिता विवाह के बाद आयोजित की जाएगी। इसके बाद दामाद का चुनाव होगा, चाहे वह उस जानकारी से हो जो उसने पहले प्राप्त की थी या अपने निर्णय से। ये जीवन को डर था कि उसके असली विरोधी ताकतवर होंगे जो पहले से ही रहस्यमय दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। वह महज एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ थे, इसलिए उसके लिए एक रहस्यमय क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराना बिल्कुल असंभव था। केवल रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने पर ही उसके पास सब कुछ बाहर जाने का अवसर होगा। उसके पास और कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शादी की होड़ में पूरी ताकत लगाने की तुलना में यह इंपीरियल सिटी में जबरन घुसने और हुआ मैंगान को दूर ले जाने से कहीं बेहतर था। वह बस एक मृत अंत होगा, कोई और संभावना नहीं थी। यह सोचकर ये शिवेन ने संकोच नहीं किया। उसने कोई सुरक्षा भी नहीं की और सीधे मैग्मा में कदम रखा। जैसे ही उसने मैग्मा में कदम रखा, उसे अचानक एक अद्भुत गर्मी महसूस हुई जो पागलों की तरह उसके शरीर को जला रही थी। अनगिनत कोशिकाएं एक पल में मर गईं, लेकिन इस समय उनके शरीर में फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक सीधे संचालित हुई और उनके शरीर की मरम्मत जारी रही। भयानक दर्द ने ये शिवेन की अभिव्यक्ति को विकृत कर दिया। यह मैग्मा उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक था। कोई और होता तो शायद वे पल भर में चारकोल बन जाते और उनके शरीर का सारा पानी पूरी तरह से वाष्पित हो जाता। बेशक उसके अलावा यह अनुमान लगाया गया था कि कोई और बिना किसी सुरक्षा के मैग्मा में नहीं जाएगा। यहाँ तक ड्रैगन कबीले के एओशिबा, जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, एक सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी के साथ मैग्मा में पहुंचे। अन्यथा यह निर्वाण नहीं बल्कि एक वास्तविक इच्छा मृत्यु होगी। ये शिवेन ने अपने शरीर को जलाने वाली इस पागल लौ को सहना जारी रखा। जब से उन्होंने अत्याचारी शरीर की सफलतापूर्वक खेती की थी, तब से बहुत कम लोग थे जो उन्हें चोट पहुंचा सकते थे।
उल्लेख नहीं करने के लिए उसे इस अवस्था में जलाया जा रहा था। निर्वाण तालाब वास्तव में असाधारण था। यदि यह एक साधारण व्यक्ति होता, भले ही उसके पास अत्याचारी शरीर होता, तो वह मर जाता। केवल येज़िवेन के पास ही फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक थी। न केवल वह इस वातावरण में नहीं झुके, बल्कि इसके विपरीत फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक और भी अधिक सक्रिय हो गई, जैसे समुद्र में तैरता हुआ कोई अजगर। येज़िवेन के मैग्मा में प्रवेश करने के बाद उसने खुद को मैग्मा में फंसा लिया और उसे महसूस किया। जल्द ही उन्होंने पाया कि यह मैग्मा सामान्य मैग्मा जैसा नहीं था। यह ऊर्जा का एक प्रवाह था, मृत्यु की अंतहीन शक्ति, इसमें लगातार प्रचंडता, जो कुछ भी देखा जा सकता था उसे फाड़ देना। ज्वाला की ऊर्जा के साथ मिश्रित मृत्यु की शक्ति ने इस मैग्मा का निर्माण किया। देखने में यह साधारण लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह बेहद भयानक था। आम लोगों के लिए इसे महसूस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख रखने वाले येज़िवेन के लिए, चाहे वह जीवन की शक्ति हो या मृत्यु की शक्ति, इसे अपरिचित नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वह इसे बहुत जल्दी महसूस कर सकता था। यिन यांग, जीवन और मृत्यु की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वोच्च नियमों में से एक थी। इस नियम को कोई नहीं टाल सकता था। इसे केवल समझा जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तथाकथित रहस्यमय क्षेत्र, दूसरे शब्दों में, केवल अपनी समझ पर भरोसा कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति मृत्यु की चिलचिलाती शक्ति के सामने हतप्रभ रह गया होता। हालांकि येज़िवेन ने पहले से ही महान आकाशसील की उपकरण भावना से रहस्यमय क्षेत्र का असली रहस्य जान लिया था। रहस्यमय क्षेत्र का पहला महान क्षेत्र जीवन की शक्ति थी। जीवन की शक्ति, वह शक्ति जो सारे जीवन में थी। इस समय येज़िवेन अंत में समझ गए कि ऐसा क्यों कहा गया था कि निर्वाण तालाब वास्तव में रहस्यमय जीवन क्षेत्र को समझने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता है। रहस्यमय जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने की असली कुंजी जीवन की शक्ति और जीवन के नियम को समझना था। लेकिन इस दुनिया में, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु, यह एक सापेक्ष अवधारणा थी। जीवन के बिना कोई मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु के बिना कोई जीवन नहीं होगा। जब जीवन और मृत्यु सापेक्ष होते हैं तभी वे इतने स्पष्ट दिखाई देते हैं और इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं। केवल इस जगह में जो मृत्यु की शक्ति से भरी हुई थी, क्या वह कम से कम संभव समय में जीवन की शक्ति को सही मायने में समझ पाएगा? केवल जीवन की शक्ति को सही मायने में समझने के बाद ही यह माना जा सकता है कि वह वास्तव में निर्वाण तक पहुंच गया है। हुश! अचानक एक जोरदार सीटी की आवाज निकली और एक तेज पंजा सीधे अंतहीन मैग्मा से पकड़ लिया।